Hello students, in this lecture we will discuss about cost accounting system, also known as non-integrated accounting. This topic is mostly left by number of students only because of lack of understanding. The main reason, लास्ट 20 ईयर्स का मेरा टीचिंग जो कैरियर है उसमें मैंने 90% स्टूडेंट को ये टॉपिक चॉइस पर छोड़ते हुए देखा है। सीए फाइनल में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये टॉपिक काम आता है, बट उस समय बच्चे उस टॉपिक को छोड़ देते हैं और एग्जाम में अगर वो आ जाए तो फिर आप समझ सकते हैं क्या है। तो इसलिए क्या रीजन है वो मैं आपको समझाऊंगा। इतना इजी टॉपिक है बट इसको पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम बच्चों को, इसलिए इसको बहुत संभल के पढ़ना, और एक बार समझ में आ गया तो इससे आसान चैप्टर नहीं है, मेरी गारंटी। लेंदी है, टाइम लेगा, बट अच्छा चैप्टर है। और भगवान से दुआ करो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बढ़िया टफ वाला आ जाए तो आपकी जीत पक्की। ठीक है, चलिए सबसे पहले समझिए अकाउंटिंग सिस्टम्स। मैं भी सिंगल एंट्री सिस्टम या डबल एंट्री सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अकाउंटिंग करने की। मैंने कहा यार एक होती है नॉन इंटीग्रेटेड, यानी जब मेरी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, देखिए ये जो सिस्टम है कॉस्ट अकाउंटिंग वगैरह जो है वो बेसिकली बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में ही होती है, उनकी अकाउंटिंग करना और ये सब करना। छोटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेडर वगैरह ये सब कॉस्ट बुक्स वगैरह नहीं रखते, यानी यहां हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखेंगे कॉस्ट के लिए। अब समझिए फाइनेंस की बुक्स अलग से रखी गई जो हमने आज तक पढ़ी, फिनेंशियल अकाउंटिंग सबको आती है। हमने कहा वो जो है वो तो अलग से है ही, कॉस्ट वालों के लिए अलग से और अकाउंटिंग कर लेते हैं। फाइनेंस वालों की तो है ही, कॉस्ट वालों के लिए अलग से और कर लेते हैं। तो फाइनेंस की बुक्स अलग, कॉस्ट की बुक्स अलग, दैट इज कॉल्ड नॉन इंटीग्रेटेड। नॉन इंटीग्रेटेड, दोनों अलग अलग। दूसरा, हम हमारी फाइनेंशियल बुक जो रखते हैं उसको कुछ थोड़ा इस तरीके से मैनिपुलेट कर दें, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कर दें, थोड़ा बहुत चेंज कर दें कि वो कॉस्ट वालों के भी काम आ जाए, फाइनेंस वालों के भी काम आ जाए। यानी एक ही बुक से, एक ही रिकॉर्डिंग से दोनों के पर्पस सॉल्व हो जाए, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटेड। यानी मैं जो आपको ये पढ़ाने जा रहा हूं उसमें मैं 3 चीजें पढ़ाऊंगा, फाइनेंस वालों की बुक्स, कॉस्ट वालों की बुक्स अलग अलग यानी नॉन इंटीग्रेटेड, और जब इंटीग्रेटेड। जनरली इस तरीके से नहीं पढ़ते हैं बच्चे, सीधा चैप्टर स्टार्ट होता है, ये एंट्रियां पढ़ी, खत्म। तो जो फाइनेंस वाली बुक है वो कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, मैं पढ़ा रहा हूं, उसको पढ़ लो तो बाकी सब समझ में आ जाएगा। और कॉन्सेप्ट देखना कितना इजी, जर्नल एंट्रीज हैं यार, फिक्स लेजर हैं जो बनने हैं, आपको पता है क्या है। थोड़ा सा लेंदी हो जाता है चैप्टर क्योंकि बहुत लंबी लंबी एंट्रीज बनती हैं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाते हैं, राइट। चलिए, सो नॉन इंटीग्रेटेड क्या समझ में आ गया, इंटीग्रेटेड क्या समझ में आ गया। नॉन इंटीग्रेटेड में फाइनेंशियल बुक्स अलग, कॉस्ट बुक्स अलग। इंटीग्रेटेड में, राइट, समझ आई बात, बुक्स दोनों की साथ बनेगी, एक ही बुक बनेगी। अब कुछ ऑथर इसको नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोलते हैं, मैं कहता हूं मैं इसको कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बोलूंगा। किसको, मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं इसकी बात, हम ये पढ़ा रहे हैं आपको, हम ये पढ़ाएंगे और ये पढ़ाएंगे। तो कुछ लोग इसको नॉन इंटीग्रेटेड बोलते हैं। एक्चुअली नॉन इंटीग्रेटेड का मतलब है फाइनेंस की बुक अलग, कॉस्ट की बुक्स अलग। ये एक पहली मिस्टेक जो बच्चे इंटरप्रिटेशन में गलती निकालते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हम ये पढ़ेंगे
और ये पढ़ेंगे। ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अभी आपके साथ में जब एंट्री डिस्कस करूंगा, 25-30 एंट्रीज हैं, वो डिस्कस करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसको नॉन इंटीग्रेटेड बोल रहे हैं, तो आप मान लीजिए कोई बात नहीं, वही है, ठीक है। तो अब जहां जहां मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम बोलूं वहां पर आप नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम बोल लेना, मेरी तरफ से माना ही नहीं है। बट मैं कहता हूं ये नॉन इंटीग्रेटेड के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। ये मेरी थ्योरी, मेरा कॉन्सेप्ट। जैसा कि मैं यहां डेफिनेशन कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, किताबों में लिखा होगा इंटीग्रेटेड, नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। अरे भाई नॉन इंटीग्रेटेड में तो फाइनेंस की भी है और कॉस्ट की भी है, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कोई बात नहीं। मीनिंग, कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम सीक्स टू रिकॉग्नाइज द मूवमेंट एंड फ्लो ऑफ कॉस्ट। मूवमेंट एंड फ्लो, कहां कहां से कॉस्ट आ रही है, किधर जा रही है, विद इन द फर्म, फर्म के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मटीरियल इशूड टू प्रोडक्शन। एक बात बताओ, मटेरियल हम खरीद के लाते हैं, उसकी एंट्री हमने फाइनेंस में पढ़ी थी। वही मटेरियल हम इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, उसकी कोई एंट्री सुनना पड़ी? वो होती भी नहीं है। किसमें? फाइनेंस वालों में, अभी पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, फाइनेंस वालों को सिर्फ इनकर्ड से मतलब होता है। जिन जिन बच्चों ने ओवरहेड चैप्टर पढ़ लिया है, ऑब्वियसली इस चैप्टर पर आए हो तो बिना वो चैप्टर पढ़े आओगे नहीं, राइट। उस चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, एक होते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड। फाइनेंस वालों को सिर्फ इनकर्ड से मतलब होता है, कितना खर्चा हुआ तो रिकॉर्ड करते हैं, कितना दे दिया, कितना देना बाकी, खत्म बात। बट यहां ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड होते हैं। कैसे? वो हमने 6 अलग अलग मेथड पढ़े थे। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट परसेंटेज बेसिस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट परसेंटेज बेसिस, प्राइम कॉस्ट परसेंटेज बेसिस। याद आ गए आप लोगों को? लेबर आर बेसिस, मशीन आर बेसिस, यूनिट बेसिस। एबनॉर्मल कॉस्ट एक्सेट्रा are not recognized and recorded specifically in the financial accounting system. These cost transactions within the firm are recorded under the cost accounting system, non-integrated system. अब कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में लेजर्स कौन से मेंटेन होते हैं, थोड़ी देर बोर करूंगा। फॉलोइंग लेजर्स आर मेंटेन अंडर द कॉस्ट अकाउंटिंग या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। एक होता है मेन में ना, बहुत सारे बनते हैं बट मेन बता रहे हैं। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, शॉर्टकट में SLC, या रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट। 4, स्टोर लेजर कंट्रोल, रॉ मटेरियल कंट्रोल या मटेरियल लेजर कंट्रोल, एक ही बात है। स्टोर लेजर और रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल, आगे वर्ड जरूर लगा देना। फॉर एवरी आइटम ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्टोर आइटम, रॉ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल सबके लिए ये वाला अकाउंट बनता है। फर्म में कैसे आ रहा है और वहां फर्म में से कहां कहां कैसे कैसे जा रहा है, उसकी अकाउंटिंग इस लेजर में होती है। स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट में गुड्स आने की और जाने की सारी अकाउंटिंग इसमें होती है। रॉ मटेरियल की, मैं WIP की और फिनिश की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टोर में जब रॉ मटेरियल आता है, वहाँ से वो कहाँ इशू हो रहा है, वो सब रिटर्न हो रहा है, यहाँ आ रहा है, वापस आ रहा है, ये सब पढ़ेंगे अभी अपन। दूसरा, WIP कंट्रोल या जॉब लेजर कंट्रोल, जनरली WIP लेजर कंट्रोल बोलते हैं। ये बनता है अकाउंट जब गुड्स हमारा प्रोसेस हो रहा होता है, फिनिश्ड हो रहा होता है फैक्ट्री की स्टेज तक। यानी ये अकाउंट हमें ये निकाल के देता है। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को मैंने कॉस्ट शीट पढ़ा रखी है। कॉस्ट शीट यूं बनती है स्टेटमेंट फॉर्म में, कॉस्ट शीट स्टेटमेंट फॉर्म में बनती है। यहां मैं उसकी अकाउंटिंग करके बताऊंगा लेजर्स में, बस समझ में आ जाएगा चैप्टर। WIP आपको ध्यान है, जब आप कॉस्ट शीट बनाते थे तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद WIP का एडजस्टमेंट कर लेते थे। ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट।
ये अकाउंट वो बना के निकाल के देगा, ध्यान रखना। उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे हम, उसकी अकाउंटिंग करना सीखेंगे। तीसरा, थर्ड वन, स्टॉक लेजर, और यानी समझ गए, ये रॉ मटेरियल, ये WIP, और तीसरा फिनिश गुड्स। स्टॉक लेजर और फिनिश गुड्स लेजर कंट्रोल लगाएंगे बाद में, कंट्रोल अकाउंट फॉर एवरी आइटम ऑफ फिनिश प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। जो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद एडमिन जोड़ते थे, हाँ उसमें लॉजिक बताया था, एडमिन जुड़ भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है कि एडमिन ओवरहेड प्रोडक्ट कॉस्ट है या पीरियड कॉस्ट है। याद है पीरियड कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट? अगर एडमिन पीरियड कॉस्ट होता है तो फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन से पीरियड कॉस्ट होता है तो बाद में आता है, प्रोडक्ट कॉस्ट होता है तो पहले ही आ जाता है। वो सब पढ़ेंगे अपन। इतना डेप्थ आपके इंटरमीडिएट में नहीं है, बट ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ा तो फाइनल में रहोगे, इसलिए अभी जरा थोड़ा सा रोल लेते हैं। चौथा, कॉस्ट लेजर। ये मेन 4 लेजर हैं। कॉस्ट लेजर बोलते हैं, कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट या जनरल लेजर एडजस्टमेंट या नॉमिनल लेजर बोल सकते हैं, कोई भी नाम ले दो। 4 ये मेन हो गए, और भी बनेंगे, और भी बनेंगे, डोंट वरी। क्या क्या बनेंगे? वेजेस लेजर कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल। कुछ याद देखो, मटेरियल का ये बन गया, WIP का ये बन गया, फिनिश गुड्स का ये बन गया। मटेरियल के बाद क्या आता था? वेजेस, वेजेस लेजर कंट्रोल। मटेरियल हो गया, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस तो अपन लेते ही नहीं थे, वो सीधा शामिल कर लेते थे उसके अंदर। उसके बाद आता था आपका प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड, उसका बनेगा प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। फिर आता था एडमिन, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल। फिर आता था सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम अगर अकाउंट देखें तो कौन कौन से हो गए? स्टोर लेजर कंट्रोल, स्टोर लेजर कंट्रोल, वेजेस लेजर कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, सीक्वेंस भी याद रखना, WIP कंट्रोल, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ सेल्स। और भी बनेंगे, बट अभी समझते जाओ, ठीक? अभी तो मैंने 4 मेजर बताए, बाकी सब तो बंद हो जाएंगे, इसलिए ये रह जाते हैं। अब जो हम बात कर रहे थे इस अकाउंटिंग सिस्टम की, इसका पहला अगर हम फीचर देखें, बोले इसमें हम एंटिटी कॉन्सेप्ट लेते हैं। वही है क्या? कैश फ्लो मूवमेंट विद इन द फर्म एज वेल एज ट्रांजेक्शन विद आउटसाइडर्स आर कैप्चर्ड बाय द सिस्टम। एग्जाम्पल, इशू ऑफ मटीरियल फ्रॉम स्टोर टू प्रोडक्शन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ ट्रांजेक्शन इवन नो आउटसाइडर इज इन्वॉल्व। आउटसाइडर इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन हमारे स्टोर से माल हमारे शॉप फ्लोर पे गया, हमारे शॉप फ्लोर से तैयार होकर फिनिश गुड्स में गया, उसकी भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं। दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। कॉस्ट की बुक अलग से रखी गई। नो पर्सनल अकाउंट, इसमें कोई पर्सनल अकाउंट होते ही नहीं है। राम श्याम, घनश्याम, राधे श्याम, कुछ भी नहीं बनेगा इसमें। नो पर्सनल अकाउंट। किन को गुड्स बेच रहे हैं, किन से गुड्स खरीद रहे हैं, उनके कोई अकाउंट नहीं खुलते। कॉस्ट अकाउंटिंग वालों को उनसे क्या मतलब भैया? लॉजिक समझना, ये चीज़ नहीं पढ़ते हैं बच्चे, सीधा चले जाते हैं चैप्टर पढ़ने। जिन्होंने पहले पढ़ रखा होगा उनकी आंखें खोल दूंगा मैं सारी, इसलिए नहीं खोलते। जरूरत क्या है मुझे बताओ? जब कॉस्ट वालों को उससे क्या मतलब? राम से ला रहे हो, श्याम से ला रहे हो, उसको मतलब है कितना माल ला रहा है, कितनी क्वांटिटी, कितने रुपए की आ रही है और कहाँ कहाँ जा रही है, कितनी वेस्ट हो रही है, कितनी नॉर्मल वेस्ट, कितनी एबनॉर्मल वेस्ट, कितनी डायरेक्ट है, कितनी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो कहाँ यूज हो रही है, डायरेक्ट है तो कितनी कितनी इशू हो गई है, कितनी पड़ी हुई है। ये सब काम है कॉस्ट वालों का, वो करेगा अकाउंटिंग, उसकी अकाउंटिंग करेंगे हम। नो पर्सनल अकाउंट, द नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम या कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इन्वॉल्व द यूज ऑफ नॉमिनल अकाउंट, यूज ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड 3 रियल अकाउंट। कौन कौन से? स्टोर, WIP, फिनिश्ड। ठीक? पर्सनल एंड अदर रियल अकाउंट्स आर नॉट यूज इन दिस सिस्टम। कोई पर्सनल अकाउंट यूज नहीं होते, खत्म बात। रियल भी सिर्फ 3, ओनली 3 रियल, बाकी सब नॉमिनल, सब बंद कर देते हैं। एक चौथा बचेगा, वो बनेगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल, बस खत्म बात। कुछ नहीं है वो कॉस्ट लेजर कंट्रोल, इन 3 की समरी होता है, वो बताएंगे अभी। ये वही है जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम से बोलते हैं इसको?
जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट फॉर कंप्लीटिंग कॉन्ट्रा पोस्टिंग इन्वॉल्विंग पर्सनल अकाउंट एंड अदर रियल अकाउंट। जितने भी पर्सनल अकाउंट हैं, जितने भी दूसरे रियल अकाउंट है, उनकी कॉन्ट्रा यानी एक दूसरा अकाउंट हमेशा चाहिए होता है, बिकॉज एवरी ट्रांजेक्शन इज टू एस्पेक्ट। तो दूसरा एस्पेक्ट कंप्लीट करने के लिए खुलता है ये। जिन बच्चों ने अकाउंटिंग सब्जेक्ट में सेल्फ और सेक्शनल बैलेंसिंग पढ़ा है, ऐसा ही कुछ सिस्टम यहां पर भी है। ये कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, एसेट अकाउंट कुछ नहीं खुलते, पर्सनल अकाउंट कुछ नहीं खुलता इसके अंदर। कॉस्ट वालों को क्या मतलब, आपने कैश में खरीदा, उधार में खरीदा, उनको तो मतलब है खरीदा, माल आया, दैट्स इट। आया गया, इशू करा, वापस लौटा, ये सब मतलब है उनको। द जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इज यूज, दिस अकाउंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट और कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट और जनरल लेजर कंट्रोल, अलग अलग नाम से बोलेगा। कोई बोलेगा कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट, कोई बोलेगा कॉस्ट लेजर कंट्रोल, कोई बोलेगा जनरल लेजर कंट्रोल, कोई बोलेगा जनरल लेजर एडजस्टमेंट। क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है, चीज समझ में आनी चाहिए। अब एक अच्छी बात, जब भी आप नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग रखते हैं तो फाइनेंस वालों की अलग चलती है, कॉस्ट वालों की अलग चलती है। तो कॉस्ट वालों के लिए एक अकाउंट और खुलता है, कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल नहीं, क्या, कॉस्टिंग पी एंड एल। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम की एक खासियत सुनना, कॉस्ट वालों का प्रॉफिट अलग आएगा, फाइनेंस वालों का अलग आएगा। फाइनेंस वालों का आएगा पी एंड एल से, कॉस्ट वालों का आएगा कॉस्टिंग पी एंड एल से। किसमें, नॉन इंटीग्रेटेड में। और इसी से हमारा एक टॉपिक बनेगा, रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन बिटवीन प्रॉफिट एज पर फाइनेंस एंड एज पर कॉस्ट। कॉस्ट के प्रॉफिट और फाइनेंस के प्रॉफिट, फाइनेंस के प्रॉफिट और कॉस्ट के प्रॉफिट में जो अंतर है उसके बारे में क्या क्या कारणों से है, एक रिकंसिलेशन बनता है। बैंक रिकंसिलेशन, कैश बुक का बैंक कॉलम हम बनाते हैं, पासबुक बैंक का स्टेटमेंट आता है, हम उस स्टेटमेंट और हमारा हमने जो रखा है दोनों एक ही चीज होती हैं। एक कॉपी में हम लिख रहे हैं, एक कॉपी में बैंक लिख रहा है। बैंक, हम बैंक के ट्रांजैक्शन हमारे पास लिख रहे हैं, बैंक हमारे ट्रांजैक्शन अपने पास लिख रहा है, हम उनको आपस में रिकंसाइल करते हैं। याद आया? वैसा ही यहां पर भी बीआरएस, बट यहां अलग है। ये बीआरएस बनता था वहां पर, यहां बनेगा आपका रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। किसका? प्रॉफिट एज पर फाइनेंस ये है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट ये। इनमें अंतर क्यों आया, किन किन कारणों से डिफरेंस है, ठीक है, पढ़ेंगे वो टॉपिक है पूरा एक हमारा। So costing P&L, a trial balance is drawn under this system. The costing P&L account is prepared to ascertain the profit as per cost records. Profit as per cost records. Balance sheet is not prepared under this system. Balance sheet से इनको क्या मतलब, किनको? कॉस्ट वालों को। हाँ, उनको इससे जरूर मतलब है कि कॉस्ट प्रॉफिट कितना आया, कॉस्ट रिकॉर्ड से प्रॉफिट कितना आ रहा है। यानी प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अलग आता है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अलग आता है। वो तो अपन धीरे धीरे जैसे हमारा चैप्टर प्रोग्रेस करता जाएगा वैसे वैसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी मेरे दोस्तों। ये आ गई मेरी बात, रिकंसिलेशन। नॉन कॉस्ट ट्रांजेक्शंस आर नॉट फुली रिकॉर्डेड इन दिस सिस्टम। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, बैड डेब्ट। कॉस्ट वालों को बैड डेब्ट से क्या मतलब, माल बेच दिया और पैसे डूब गए तो वो तो उनको कॉस्ट वालों से क्या मतलब, उनकी कॉस्ट पे क्या फर्क आना है उसका, समझिए। फाइनेंस चार्जेस, ब्याज, इंटरेस्ट, टैक्स, ये सारे आइटम प्योरली फाइनेंस नेचर के होते हैं। कॉस्ट वालों को मतलब नहीं है, उनको तो इस प्रोडक्ट की कॉस्ट से मतलब है। बाद में प्रोडक्ट कितने में बिका, उससे क्या प्रॉफिट आया, बिका वो मतलब है, लेकिन क्या टैक्स दिया नहीं दिया ये सब फाइनेंस वालों का मतलब है। कॉस्ट वालों को तो इससे मतलब था इसकी कॉस्ट निकाल के दे दी और सेल, हाँ सेल माइनस कॉस्ट, उनका प्रॉफिट आ जाएगा। किनका? कॉस्ट वालों का। उधर उनका निकालने का तरीका अलग होता है फाइनेंस वालों का, जो आप सीख के आ चुके हो। नॉन कॉस्ट ट्रांजेक्शंस आर नॉट फुली रिकॉर्डेड बाय द सिस्टम, हेंस whenever non-integrated system is in use, regular financial accounting should also be done parallelly. अब आई बात समझ में? These create the need for reconciling between profit as per cost record and profit as per financial records. अब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिए भाई किस किस खाते में क्या क्या जाएगा। जरूरत तो नहीं है, बच्चे समझदार होते हैं, बट फिर भी स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट या रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट,
इसमें क्या क्या डेबिट, यानी इस अकाउंट में, अकाउंट टी फॉर्म में बनेगा तो डेबिट साइड में क्या क्या जाने वाला है, आप दिमाग लगाओ खुद। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल इन स्टोर्स, जो भी स्टोर में मटेरियल आएगा वो। कॉस्ट ऑफ परचेज, चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में हो, सब इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड, फ्रेट वगैरह सब इसी में जुड़ के मटेरियल का पार्ट बन जाते हैं। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम, सॉरी यहां तक समझ में आई बात, क्लियर। कैश क्रेडिट सब आ जाएगा इसमें। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल सब आएंगे, डायरेक्ट भी आएगा इनडायरेक्ट भी आएगा। फिर मटेरियल रिटर्न फ्रॉम, अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो मटेरियल जाता है वो इसमें से क्रेडिट हो जाता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मटेरियल जाना मतलब प्रोसेस के लिए जाना। अब अगर हमारे उन शॉप फ्लोर पे, प्रोडक्शन फ्लोर पर जो अलग अलग हमारे डिपार्टमेंट बने हुए जो प्रोसेस कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल को, वहां से कोई रॉ मटेरियल अनयूज होता है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वापस हमारा माल हमको लौटा देते हैं, वो यहां आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल ये दो बातें, मटेरियल रिटर्न फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अभी इसके क्रेडिट में क्या क्या आता है, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू टू जॉब्स। जब भी आप किसी जॉब पर, यानी डायरेक्ट मटेरियल, मेरे वर्ड पर जोर दे रहा हूं मैं, जो भी डायरेक्ट मटेरियल आप इशू करोगे वो आपके WIP में चला जाएगा क्योंकि वो प्रोसेस होने के लिए गया है। लेकिन जो इनडायरेक्ट मटेरियल है वो आपका 3 में से किसी एक जगह जा सकता है। प्रोडक्शन के लिए जा सकता है, इनडायरेक्ट एडमिन में भी जा सकता है, इनडायरेक्ट सेलिंग में भी जा सकता है। सर एग्जांपल दो। अरे अगर जिन्होंने मेरी बेसिक चैप्टर पढ़े उनको सब याद होगी ये चीजें। जब मैं पढ़ाता हूं बेसिक्स पहले चैप्टर, उनमें सब समझाता हूं आपको मैं कॉस्ट के अंदर। इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में भी आएगा। अरे भाई जो भी ब्रूम्स हुए, केमिकल्स हुए, क्लीनिंग मटेरियल हुए, वो फैक्ट्री में भी काम आते हैं तो एडमिन में भी काम आते हैं, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या उनसा इनडायरेक्ट मटेरियल काम में आता है, कैसे नहीं आता। आज आपकी जो डिलीवरी वैन है उनकी साफ सफाई के लिए आपने क्या रख रखे हैं, केमिकल्स रखे हुए हैं क्लियर करने के लिए। अरे भाई उसके लिए जो क्लीनर वगैरह रखे हुए हैं आपने, केमिकल बोल गया मैं, क्लीनर वगैरह रखे हुए हैं आपने, उसकी कोटिंग क्लियर करने के लिए लगा रखे हैं। पेंटिंग के लिए आप आए दिन आपकी गाड़ियां खराब होती है तो आपने अपना खुद का पेंटिंग का डिपार्टमेंट बना रखा है जिसमें पेंट वगैरह रखते हैं आप, उसके लिए इनडायरेक्ट मटेरियल सारा हो। सो आपका जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन में भी जाएगा, एडमिन में भी जाएगा, सेलिंग में भी जाएगा, जनरली प्रोडक्शन में जाएगा जब तक कुछ ना बोले, ये ध्यान रखना। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कहां होती है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, वहां जाएगा। रिपेयर, वर्क ओवरहेड कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल। 4 में से कोई एक नाम, चारों एक ही होते, मैंने बताया था आप लोगों को। उसके बाद ये देखो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन में भी जा सकता है और सेल डिपार्टमेंट में भी जा सकता है। इसके अलावा मटेरियल रिटर्न टू वेंडर, आप वेंडर को वापस लौटा रहे हो, आप वेंडर को, अरे जिससे खरीदा था उसको वापस लौटा रहे हो। ये डेबिट होते हैं, ये क्रेडिट होते हैं। अभी और भी चीजें आएंगी तो सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं। वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट, वेजेस कॉस्ट, वेजेस कंट्रोल बोला, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट एक ही बात है। जो भी वेजेस आपने पेड का मतलब कैश पे, वेजेस जो पीरियड की है, जिस पीरियड की आप बात कर रहे हैं सारी आएगी, चाहे दी या नहीं दी। ग्रॉस वेजेस आएगी, CTC कॉस्ट टू कंपनी वाली, जिसमें एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों का PF जुड़ के आएगा। याद करो चैप्टर नंबर 2, एम्प्लॉय कॉस्ट, बेसिक वेजेस, बेसिक DA, अदर अलाउंसेस, टोटल, एड एम्प्लॉयर PF, एड एम्प्लॉयर ESI, अदर एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, ग्रॉस वेजेस। जो वेजेस कॉस्ट निकालने के काम आती थी, वेजेस पेबल नहीं, वेजेस, याद आ गया। अभी एंट्रियों के साथ और समझाऊंगा वो सारी वेजेस। अब वेजेस चाहे डायरेक्ट है चाहे, हाँ वेजेस का मतलब इसमें सैलरी वैलरी सब शामिल है, सब। एडमिन डिपार्टमेंट वालों को आप सैलरी दे रहे हो, सेलिंग वालों को आप सैलरियां दे रहे हो,
डायरेक्टर को सैलरी दे रहे हो। यही थ्योरी आप लोगों की क्लियर नहीं होती है। मैंने एक क्वेश्चन बच्चों से पूछा सीए फाइनल के अंदर कि बच्चों, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इज इंक्लूडेड इन, चुप हो गए। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कर रहा हूं तो वेयर आई विल गोइंग टू रिकॉर्ड डायरेक्टर रेम्यूनरेशन? इस मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ। मेरे पास नंबर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आते हैं कि सर हम आपके यहां पढ़ाना चाहते हैं और कॉस्टिंग मेरा जो सब्जेक्ट है वो पढ़ाना चाहते हैं। माय मेन की सब्जेक्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कॉस्ट अकाउंटिंग के 10 क्वेश्चन पूछता हूं चार्टर्ड अकाउंटेंट से, 1 या 2 आंसर सही आते हैं मुश्किल से। उसका रीजन सिर्फ यही है कि वो बच्चे सीए तो बन गए या सीएमए बन गए, सीएस बन गए, सिर्फ एग्जाम में किताबें पढ़ पढ़ के। लॉजिक्स क्लियर नहीं है। तो जब अरे अकाउंटिंग कर रहे हो भाई, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये ढंग से क्लियर नहीं होगा तो कॉस्ट कैसे अटेंड करोगे यार? चलिए तो सिखाऊंगा आप लोगों को। तो जितनी भी वेजेस है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, सैलरी वैलरी, सब इसी में है। सर वेजेस वेजेस कंट्रोल में सैलरी कहां से जाएगी, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन कैसे आ जाएगा? बिल्कुल आएगा, लिखो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब लिखो। चॉइस है, कैसे बताऊंगा बाद में। एडमिन ओवरहेड में भी लिख सकते हो उसको आप। अरे डायरेक्टर कौन सा था? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का डायरेक्टर था भाई। नहीं होते डायरेक्टर प्रोडक्शन, मैनेजर प्रोडक्शन, मैनेजर सेल्स, मैनेजर एडमिन। थोड़ा बुद्धि लगानी है अपनी, लग जाएगी, स्मार्ट बन जाएंगे धीरे धीरे। चलो, सो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जितनी भी वेजेस है, डायरेक्ट जितनी भी वेजेस होगी उसमें भी चक्कर पड़ेगा। जो डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्टिव हो गई, क्योंकि जो डायरेक्ट वेजेस है उसमें से कुछ प्रोडक्टिव होती है और कुछ अनप्रोडक्टिव होती है, पढ़ा है। जो प्रोडक्टिव है वो WIP में जाएगी, जो नॉन प्रोडक्टिव है नॉर्मल कॉजेस से है तो रेट या तो इन्फ्लेट करके आप ले जाते हो, वो बाद में बात करेंगे। एबनॉर्मल है प्रोडक्शन ओवरहेड में ले जाओ। अगर रेट इन्फ्लेट नहीं करिए तो भी प्रोडक्शन ओवरहेड में ले जाओ। रेट इन्फ्लेट कर दिए तो ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कैसे समझाऊंगा लेजर बनाते वक्त। फिर इसके अलावा ये WIP में चली जाएगी, जैसे डायरेक्ट मटेरियल गया ना वैसे ये गई। इसके अलावा जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाएगी, जो एडमिन वालों की है वो एडमिन में जाएगी, जो सेलिंग वालों की है वो सेलिंग में जाएगी। क्लियर? कुछ कॉस्टिंग पीरियड में जाएगी एबनॉर्मल कारणों वाली, नॉर्मल कारणों वाली प्रोडक्शन ओवरहेड में जाएगी, पढ़ेंगे। डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट वेजेस हो गया, अब क्या फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट एक्सपेंस को हम सीधा WIP में लिख लेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस अगर कोई होए तो सीधा किस में लिखना? WIP में। एंट्री भी सिखा दूंगा आपको। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल या प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कंट्रोल या वर्क्स ओवरहेड कंट्रोल, 4 में से कोई एक भी नाम हो चलेगा। जितने भी आप अमाउंट फैक्ट्री ओवरहेड में इनकर्ड कर रहे हैं, पेमेंट करे या नहीं करे, इनकर्ड सब लिखना है। चाहे इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, समझना। यहां से इनडायरेक्ट मटेरियल यहां आएगा, यहां से इनडायरेक्ट वेजेस यहां आएगी, समझ रहे हो? और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की अलग से और आएंगे। अब इनमें से जो एब्जॉर्ब्ड कैसे करना है वो हमने सीखा था एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। एब्जॉर्ब करेंगे कुछ फैक्ट्री ओवरहेड, कहां जाएंगे? WIP में जो एब्जॉर्ब हो जाएंगे। फिर हो सकता है एब्जॉर्ब जो हुए वो कम हुए, अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर एब्जॉर्प्शन का कॉन्सेप्ट भी आता है, पढ़ेंगे बाद में। क्लियर? तो फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब टू प्रोडक्शन, ट्रांसफर टू WIP कंट्रोल। अभी सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहा हूं, फिर एंट्री पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा, तब जाके समझ में आएगा ये चैप्टर। चलें आगे। WIP कंट्रोल,
अब देखो WIP में डायरेक्ट मटेरियल डेबिट हो गया, डायरेक्ट वेजेस डेबिट हो गई, डायरेक्ट एक्सपेंस सीधे आके डेबिट होंगे, अगर होंगे तो, वैसे होते नहीं है इसलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद जो भी फैक्ट्री ओवरहेड आपने एब्जॉर्ब्ड किया वो आ जाएगा। देखो तीनों चीजें आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड और डायरेक्ट एक्सपेंस हुए थे वो भी आ जाएंगे 4। अब इसमें से माल आपका तैयार, जो तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, चलो भाई बिकने के लिए तैयार है, उसको यहां से उठाएंगे, क्रेडिट करेंगे इस अकाउंट से, कहां ले जाएंगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल में। कहां ले जाएंगे, फिनिश गुड्स कंट्रोल में। ध्यान से सुनते रहो, बिल्कुल पेशेंस के साथ, फिनिश गुड्स कंट्रोल में। और जो कंप्लीट नहीं हुआ उसका वैल्यूएशन आपने प्रोसेस कॉस्टिंग में करना सीख लिया था, उसे आप क्लोजिंग में रख लेंगे। वो ओपनिंग में भी पड़े होंगे, कुछ क्लोजिंग में भी पड़े होंगे, डेबिट आके ये सब चीजें होंगी, और जो कंप्लीट होता जाएगा वो ट्रांसफर होकर फिनिश गुड्स में चला जाएगा। एडमिन ओवरहेड जो भी आप इनकर्ड करोगे यहां आएंगे। इसमें अगेन इनडायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल कंट्रोल से आएगा, इनडायरेक्ट वेजेस वहां से आएगी, जो और इनकर्ड करोगे वो और आएगा। हाँ या ना, हाँ। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और एक्सपेंस जो और इनकर्ड करोगे वो सब यहां आ जाएंगे। फिर अब यहां पे एडमिन ओवरहेड को अगर आपने प्रोडक्ट कॉस्ट माना है तो यहां से एब्जॉर्ब करोगे फिनिश गुड्स के अंदर, और अगर आपने पीरियड कॉस्ट माना है तो सीधा उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स या कॉस्टिंग P&L में ले जाते हैं, पीरियड कॉस्ट। ये सब ध्यान रखना है। प्रोडक्ट कॉस्ट है तो फिनिश गुड्स कंट्रोल में जाएगा। फिनिश गुड्स कंट्रोल में पहले से एक चीज आई हुई है, वो क्या आया हुआ है, जो माल तैयार होकर आया उसके साथ एडमिन ओवरहेड और जुड़ जाएगा। ध्यान करो, फैक्ट्री कॉस्ट ऐड एडमिन ओवरहेड, फिर जो अमाउंट आता था ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मैं इसी पैटर्न से पढ़ाता हूं, कैसे समझ में नहीं आएगा चैप्टर आप लोगों को। यही अगर मान लो मैंने वैल्यूएशन किया होता किसका, फिनिश गुड्स का, और उसके वैल्यूएशन में एडमिन ओवरहेड पीरियड कॉस्ट माना होता। याद करो मैंने कॉस्ट शीट के फॉर्मेट्स बनवाए थे 1 2 3, याद आए? सब किताबों में एक फॉर्मेट है, मैंने आपको 3 फॉर्मेट, एब्जॉर्प्शन के 3, मार्जिनल के 6 फॉर्मेट सिखा रखे हैं। जिसको नहीं याद, मेरा बेसिक वाला लेक्चर वापस देखो, नोट्स रेफर करो मेरे। 6 कॉस्ट शीट सिखाई है मैंने आपको, एक नहीं, इसलिए सिखाई थी। सीए फाइनल में रोज याद आऊंगा मैं आप लोगों को, मेरी गारंटी है। चलिए, सो मेरे दोस्तों, अगर वो याद करो, अगर वो पीरियड कॉस्ट होता था तो फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, उसके बाद एडमिन ओवरहेड जोड़ते थे। याद आया कि नहीं आया? और अगर वो पीरियड कॉस्ट है तो पहले क्या करते थे, एडमिन ओवरहेड जोड़ते थे, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिन ओवरहेड, ये टोटल अमाउंट आता था, फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। कॉस्ट शीट जिसको याद, उसको एक कंसेप्ट भी धीरे धीरे समझ में आ रहे हैं। एडमिन ओवरहेड एब्जॉर्ब टू गुड्स प्रोड्यूस्ड और ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स कंट्रोल पढ़ा दिया। फिनिश गुड्स कंट्रोल में एक तो फैक्ट्री कॉस्ट आई, वो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो आई कहां से, WIP से, उसके अलावा एडमिन ओवरहेड, ये तभी आएंगे इसके अंदर जब प्रोडक्ट कॉस्ट हो। फिर यहां से जो गुड्स बिकने के लिए तैयार हो गया, यानी बिक गया, तैयार तो ये था, उसे यहां से उठा के कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाएंगे। टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, और जो नहीं बेचा है वो पड़ा रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक पड़ा है, इतना बन के तैयार होकर आया है। सोचो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ऐड एडमिन ओवरहेड लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। देखो फॉर्मेट, उस स्टेटमेंट को मैं अकाउंट के फॉर्मेट में समझा रहा हूं, डेबिट क्रेडिट करके। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैंने कहा था वो हमेशा ही पीरियड कॉस्ट होती है। फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन से ऊपर जो फिक्स्ड ओवरहेड आ जाते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन के बाद जो फिक्स्ड कॉस्ट आती हैं वो क्या होती हैं, पीरियड होती हैं। याद है? बिल्कुल। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी आपने इनकर्ड करे यहां लिख दीजिए। वही इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, किसके, सेलिंग के, वो सब आ जाएंगे यहां पर अगर हैं तो। फिर यहां से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आप एब्जॉर्ब करोगे किस पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। वो पीरियड कॉस्ट है तो भी एब्जॉर्ब करते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी करो तो चलेगा, बट कर लेते हैं, वो लॉजिक सिखाएंगे आपको।
ट्रीटमेंट ऑफ ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन के अंदर सिखा भी रखा है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड एब्जॉर्ब टू यूनिट सोल्ड, ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैंने कहा था 4 अकाउंट नहीं, अकाउंट तो बनते जाएंगे। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट, जो फिनिश गुड्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां आएगी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यहां आ जाएगा, या सीधा कॉस्टिंग बिल में भी ले जा सकते हो उसको, वो अपनी चॉइस होती है, कहीं भी ले जाओ, पीरियड कॉस्ट है वो, यानी प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। फिर उसके बाद जितनी भी ये दोनों जोड़ के सीधा कहां ले जाओ, कॉस्टिंग P&L में। कॉस्टिंग P&L में सेल्स आ जाएगी, सेल्स अकाउंट में कुछ नहीं है, डेबिट क्या आएगा, ये कॉस्टिंग यहां गया, फिर ये सेल्स यहां आ गई, इसका डिफरेंस प्रॉफिट हो जाएगा। या एक काम करो, सेल्स को सीधा कॉस्टिंग बिल में ले जाओ, कॉस्ट ऑफ सेल को सीधा कॉस्टिंग बिल में ले जाओ, क्या फर्क पड़ता है, वो सब जब एंट्रियां करेंगे तो समझ में आएगा आपको। एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी खुल सकते हैं, मटेरियल के लिए, राइट, एबनॉर्मल वेजेस के लिए, एबनॉर्मल आइडल टाइम की वेजेस वगैरह, उन सब के लिए, ठीक। ओवरहेड एबनॉर्मल नेचर के उनके लिए डेबिट हो जाएगा। फिर यहां से वो सीधा कॉस्टिंग P&L में ही जाना है, एबनॉर्मल हमेशा कॉस्टिंग P&L में जाएंगे। जनरल लेजर, इसको कॉस्ट लेजर भी कहते हैं, और ये सब इन सब के लिए बनाया जाता है, ये दूसरा डबल एस्पेक्ट को कंप्लीट करता है। ऑल्सो नोन एज कॉस्ट लेजर, कंप्लीट डबल एंट्री फॉर पर्सनल एंड रियल अकाउंट, ठीक। यानी इस लेजर की कोई अहमियत इतनी ज्यादा है नहीं, है तो सिर्फ बैलेंसिंग करता है। कंट्रोल अकाउंट, दिस ट्रांजेक्टिंग, ये कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं होता इसके अंदर, ये पूरा अकाउंट ही बनता है, बट क्या डेबिट क्या क्रेडिट पढ़ेंगे अभी अपन। सो मेरे दोस्तों, ये बात मैंने यहां तक समझाई आपको। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के डिसएडवांटेज भी हैं। जो ट्रांजैक्शन एसेट्स से रिलेटेड होते हैं, एसेट्स के क्रिएशन से रिलेटेड, या लाइबिलिटी के सेटलमेंट से रिलेटेड, या डेटर के रियलाइजेशन से रिलेटेड, वो कंसीडर नहीं होते। जैसा कि मैंने कहा था, पैसा डूब गया तो पैसा बैड डेट इसमें नहीं आते हैं। सेटलमेंट करते वक्त क्रेडिटर से फायदा ले लिया, इसमें नहीं आएगा। कोई एसेट्स आप क्रिएट कर रहे हो, वो नहीं आएगा। कोई एसेट्स खरीद रहे हो, वो थोड़ा ना आएगी इसके अंदर। दिस इज बिकॉज रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रांजेक्शन, इसलिए नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग पे आउट और एक्सपेंडिचर बट नॉट ट्रीटेड एज कॉस्ट will not be recorded in a system, for example donation paid, taxes paid, बताया था मैंने आपको। मैंने ये इसको डिसएडवांटेज नाम के लिए है, बाकी जिसको जरूरत है उसको तो बनाना ही है ना यार। तो ये तो ऐसी जबरदस्ती हमने आपको लिख दी यार। इफ एसेट्स वर क्रिएटेड विद इन द फैक्ट्री, अगर एसेट्स आपने फैक्ट्री में क्रिएट करी, खुद ने बनाई, खरीद के लाए तो रिकॉर्ड ही नहीं होगी, खुद ने बनाई, तो कुछ कॉस्ट हो सकती है कि आप अपना खुद का मटेरियल, अपनी खुद की लेबर को भी आप उधर यूज करते हैं, कहाँ, एसेट को बनाने में। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री है, मान लीजिए सीमेंट बनाने वाली, सीमेंट बनाने वाली फैक्ट्री जो है वो अपना एक पूरा के पूरा डिपार्टमेंट बना रही है, और उसके अंदर उसने अपने ही वर्कर को कह दिया कि तुम ये डिपार्टमेंट तुम खुद बनाओ, बाहर से कोई हायरिंग नहीं करी। सो if assets were created within the factory, cost, movement and flow will be recorded till its completion using capital work in progress account. Once the assets are completed, they will not be recorded in the, जब तक बन रहे हैं तब तक तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट होता जाएगा, जब कंप्लीट होंगे हट जाएगा। कैसे बात करेंगे अकाउंटिंग पढ़ाते वक्त। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ऑल्सो साइमल्टेनियसली मेंटेन, डबल काम करना पड़ रहा है। फाइनेंस की बुक तो रखी हुई है, कॉस्ट क्या अलग और रख रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, टाइम भी, आदमी भी, सब कुछ, अरे भाई रखना पड़ता है। भले डिसएडवांटेज तो क्या हुआ, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी है इन चीजों का। देयर इज डुप्लीकेशन ऑफ वर्क इन सम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड ट्वाइस, बिल्कुल। फॉर एग्जांपल दिया, जैसे परचेस करने पर फाइनेंस वाला क्या एंट्री करेगा, परचेस टू कैश या परचेस टू सिंडिकेटर। कॉस्ट वाला क्या करेगा, सीखेंगे ना अभी। कई लोगों को तो मैंने मटेरियल चैप्टर में पढ़ा दी थी, मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट, या कॉस्ट लेजर कंट्रोल या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट। याद आई कि नहीं आई? मटेरियल चैप्टर में मटेरियल की पढ़ाई, लेबर चैप्टर में लेबर की पढ़ाई थी। चलिए, सो 2 फिगर आ जाते हैं प्रॉफिट के, एक फाइनेंस का और एक कॉस्ट का, बाद में रिकनसाइल करना पड़ता है इसलिए। इंटीग्रेटेड और इंटीग्रल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, छोड़ो ना, दोनों का अलग अलग मत बनाओ, एक साथ बनाओ। थोड़ा टिपिकल हो जाता है ये उससे, नहीं उससे भी आसान है। दोनों का काम सॉल्व एक ही आदमी कर देता है। एक ही बंदा बैठा हो जो कॉस्ट वालों की भी रिकॉर्डिंग करेगा, फाइनेंस वालों की भी, और उन्हीं रिकॉर्डिंग से दोनों के पर्पस सॉल्व हो जाएंगे, कॉस्ट डिपार्टमेंट के भी और फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी।
Integrated account is the name given to a system of accounting wherein cost and financial accounts are kept in the same set of books. Integrated account provides the entire information requirement of costing as well as financial account. For costing purpose, the system will provide information useful for ascertainment of cost of each product, job, process, operation, or any other identifier activity, and for carrying necessary analysis. Further, the system will provide all the information necessary for preparing P&L account and the balance sheet as per legal requirement. Finance के लिए. It also help in exercising effective control over the liabilities and assets of the business. The general ledger adjustment account is not used. इंटीग्रल सिस्टम और इंटीग्रेटेड सिस्टम में कॉस्ट लेजर कंट्रोल, जनरल लेजर एडजस्टमेंट या जनरल लेजर कंट्रोल अकाउंट नहीं बनता है. सिंस द कॉन्ट्रा एंट्री पोस्टिंग्स आर मेड इन रेस्पेक्टिव रियल, क्योंकि इंटीग्रेटेड में रियल और पर्सनल अकाउंट तो खोलने ही पड़ेंगे. अगर वो नहीं खोलोगे तो आपकी बैलेंस शीट कैसे बनेगी, क्योंकि फाइनेंस वालों को भी तो वही अकाउंट बनाने हैं. समझ में आई होगी, थोड़ी बात तो दिमाग में बैठ चुकी है. Advantages, the question of reconciling costing and financial profit does not arise, क्योंकि एक ही फिगर आएगा प्रॉफिट का. There is significant extent of saving in effort made in recording audit verification due to use of one set of book. No delays caused in obtaining information as it provided from books of original entry. It is economical as it based on the concept of centralization of accounting. Centralization करना है तो ये करो, decentralization करना है तो दोनों को अलग अलग रखो. फिर बोलूंगा decentralization ज्यादा अच्छा होता है. सेंट्रलाइजेशन में प्रॉब्लम आती है. अब अगर आपको अपना इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रल अकाउंटिंग रखनी है तो उसके अंदर क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती है. द प्री रिक्वेसाइट ऑफ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स इंक्लूड एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन, किस हद तक आप चाहते हो. द मैनेजमेंट शुड डिसाइड ऑन द एक्सटेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल बुक. सम कंसर्न फाइंड इट यूजफुल टू इंटीग्रेट अप टू द स्टेज ऑफ प्राइम कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट, व्हाइल अदर प्रेफर फुल इंटीग्रेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड. ये आपके एडवांस स्टेज की बात है, जब आप जॉब करने जाओगे. पढ़ाई में तो काम नहीं आएगा ये पॉइंट. फैक्ट्री स्टेज तक ही होती है इसके एज सच इंटीग्रेटेड. वो एडमिन और सेलिंग सिर्फ नाम के लिए पढ़ा रहे हैं हम लोग. चलो, कोडिफिकेशन, सुटेबल कोडिंग सिस्टम मस्ट बी मेड अवेलेबल सो एज टू सर्व द अकाउंटिंग पर्पस ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंट. हमने अच्छी तरह समझा था, कॉस्ट कलेक्ट करने के लिए कोडिंग सिस्टम करना पड़ता है, उसके बगैर कॉस्ट कलेक्ट नहीं होती. कौन सी? इनडायरेक्ट कॉस्ट. इवन डायरेक्ट कॉस्ट को भी कलेक्ट करना ध्यान रखना पड़ता है हमको. अकाउंट क्लोजिंग प्रोसीजर, देयर शुड बी एन एग्रीड रूटीन और स्कीम ऑफ एक्शन एज रिगार्ड एनुअल अकाउंट क्लोजिंग प्रोसीजर विद रिगार्ड टू द ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर एक्रूअल, प्रीपेड एक्सपेंस, अदर एडजस्टमेंट रिलेवेंट फॉर प्रिपरेशन ऑफ इंटरिम अकाउंट. साल में 3 बार बनते हैं, 2 बार बनते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है. कोऑर्डिनेशन, अरे 1 साल बाद भी तो आपको अगले साल उसको फॉरवर्ड करना पड़ता है ना, इसलिए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड का एडजस्टमेंट. High degree of coordination should exist between the staff responsible for the financial and cost aspect of account. Efficient processing of accounting document should also be ensured. इसलिए मैंने कहा मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कहता है अलग अलग रखोगे तो ही फायदा है. यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता. चले आगे. अब हमारा अब तक तो हुई ये सारी कहानी, ये सारी रामायण. अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एग्जाम ओरिएंटेड. लेकिन जो पढ़ा था उससे ये चीज़ अब जल्दी समझ में आएंगी. जो बच्चे रटना चाहते हैं, क्रैम करना चाहते हैं, वो तो क्रैम कर लेंगे, बट किस हद तक क्रैमिंग करोगे भाई, इसलिए समझोगे तो ज़्यादा अच्छा है. मैं जो अभी एंट्रियां पढ़ाने जा रहा हूं, ये मत सोच लेना कि ये सफिशिएंट है. हाँ, इससे ज़्यादा तो किताबों में मिलेगी नहीं, लेकिन हो तो खूब सकती है. मैंने जितनी पढ़ाई उतनी कोई नहीं पढ़ाएगा. कोई ऑथर नहीं पढ़ाने वाला, कोई टीचर नहीं पढ़ाने वाला. सीधा बोलता हूं मैं आपको. लेकिन यही अपने आप में कंप्लीट नहीं है. हाँ, एग्जाम पर्पस से कंप्लीट है, बट जब रियल लाइफ में जाओगे तब देखोगे अरे ट्रांजैक्शन तो कैसा भी हो सकता है ना यार. आपको तो अकाउंट उसकी एंट्री बनानी आनी चाहिए. चलिए, सबसे पहले मैं मटेरियल से रिलेटेड जनरल एंट्रियां समझाता हूं. मटेरियल कॉस्ट से रिलेटेड, और मैं एक साथ, जैसा कि मैंने कहा था, मैं तीनों सिस्टम पढ़ाऊंगा. फाइनेंशियल भी, कॉस्ट भी और इंटीग्रेटेड भी. फाइनेंशियल और कॉस्ट ये हो गया नॉन इंटीग्रेटेड, और ये हो गया इंटीग्रेटेड. नॉन मतलब दोनों को अलग अलग रखा, इंटीग्रेटेड साथ. बहुत ध्यान से एंट्रियां सुनते जाना. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कैश क्रेडिट. कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, जिसमें कैरेज, फ्रेट वेट सब जोड़ दिया. फाइनेंशियल वाले क्या एंट्री मारते हैं? परचेज टू कैश या परचेज टू सन्ड्री क्रेडिट. यही 11th क्लास में सीखी थी ना.
अब अपन ने नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम रखा हुआ, यानी ये तुम्हारे तो कर ली, हम भी करेंगे भैया। हम क्या करेंगे? स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट या मटेरियल लेजर कंट्रोल अकाउंट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट या जर्नल लेजर कंट्रोल या कॉस्ट लेजर कंट्रोल या कॉस्ट लेजर एडजस्टमेंट, जो बोलना चाहते बोल लीजिएगा। ये सन्ड्री क्रेडिटर या कैश, रियल, पर्सनल, इनकी जगह ये अकाउंट खुलता है। बताया था ना, ये चीज है। क्लियर? इंटीग्रेटेड सिस्टम में ये अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा। अब यहां स्टोर लेजर कंट्रोल या रॉ मटेरियल कंट्रोल एक ही बात है, यहां आप स्टोर लेजर कंट्रोल बोल दो, कोई मना ही नहीं करेगा आप। ये तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए कि दोनों में से कुछ भी लिख दो। अब ये मत सोचना कि कॉस्ट में स्टोर लिखते हैं तो इंटीग्रेटेड में रॉ मटेरियल कंट्रोल लिखेंगे, स्टोर लिखो, कोई मना नहीं करेगा, ठीक है। बट यहां मैंने कहा था कि इंटीग्रेटेड में जर्नल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं खुलता, इसलिए टू कैश या टू क्रेडिटर। पर्सनल और रियल अकाउंट तो खुलेंगे इंटीग्रेटेड में। पहली एंट्री क्लियर? ज्यादा नहीं है, 27-28 एंट्रियां पढ़ाऊंगा। पहली एंट्री क्लियर? दूसरी एंट्री, स्पेशल मटेरियल परचेज डायरेक्टली। एक तो क्या होता है, मटेरियल आता है स्टोर में, फिर वहां से इश्यू होता है, और एक सीधा क्या हुआ, सीधा लाए और प्रोडक्शन फ्लोर पे चढ़ा दिया, माल दे दिया, स्टोर में लेकर ही नहीं आए। ऐसा भी होगा। स्पेशल मटेरियल परचेज डायरेक्टली इश्यूड टू प्रोडक्शन विदाउट रूटिंग थ्रू स्टोर डिपार्टमेंट। यहां पर ये स्पेशल मटेरियल डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं। फाइनेंस वालों को क्या मतलब, वो तो बोलेंगे परचेज टू कैश या टू सिंडिकेट, वही एंट्री। लेकिन कॉस्ट वाला बोलेगा WIP कंट्रोल। स्टोर में तो आया ही नहीं, सीधा WIP में चढ़ गया। कहां पर? फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे आया वो, प्रोडक्ट प्रोसेस होने के लिए। WIP कंट्रोल टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल, जो बोलना चाहें। इंटीग्रेटेड WIP कंट्रोल खुलेगा ही, WIP कंट्रोल टू कैश या क्रेडिटर। थोड़ा बुद्धि लगाओ। परचेज WIP, तो एक तो ये उठाया और एक ये उठाया, ऐसा मत करना। ये जो आपके रियल और पर्सनल अकाउंट है उसकी जगह यहां जनरल लेजर आता है, यहां पर वो अकाउंट खुला रहेगा। और क्योंकि हमें इसके अंदर कॉस्ट वालों का पर्पस भी सॉल्व करना है, तो जो कॉस्ट के लेजर हैं, स्टोर, WIP, वो सब खोलने ही पड़ेंगे, वरना हमको कॉस्ट वालों का पर्पस डिफीट हो जाएगा। इसमें कॉस्ट वालों को फायदा नहीं होगा, इसमें फाइनेंस वालों को फायदा नहीं होगा, इसमें दोनों को मतलब काम हो गया, दोनों का काम हो जाता है। तीसरी एंट्री, रिटर्न ऑफ रॉ मटेरियल टू सप्लायर। आपने माल खरीदा था ना, आपको पसंद नहीं आया, वापस स्टोर से वापस दे दिया। WIP वहां से भी दे सकते हैं, जो स्पेशल खरीदा था। अब सारी चीज मैं लिखूंगा नहीं, दिमाग आपको पता लग गया। कौन सा मटेरियल रिटर्न करा भाई? जो स्टोर में पड़ा हुआ था और लौटा दिया, यानी जो स्टोर में आया था और लौटाया आपने। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सन्ड्री क्रेडिटर टू परचेज, कैश मत लिख देना। नकद में जो माल खरीदा वो कौन लेगा आपका? उधार वाला ही लेता है। कॉस्ट वाला एंट्री रिवर्स, क्या? जनरल लेजर कंट्रोल टू स्टोर लेजर या रॉ मटेरियल कंट्रोल। इंटीग्रेटेड सन्ड्री क्रेडिटर टू रॉ मटेरियल कंट्रोल या स्टोर लेजर कंट्रोल। इधर अगर यही जो स्पेसिफिक डायरेक्ट कहां खरीदा था, शॉप फ्लोर पर सीधा इशू कर दिया था बिना रूट करे, वो लौटाया होगा, तो यहां क्या आ जाएगा? WIP कंट्रोल। आ गई ना बात समझ में? नहीं लिखी एंट्री, खा गया। आप बना लो चौथी एंट्री, ऐसे खूब एंट्रियां बनेंगी। क्लियर? इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल फ्रॉम स्टोर टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। मैंने वर्ड का डायरेक्ट मटेरियल। अगर आप डायरेक्ट मटेरियल इशू कर रहे हैं, फाइनेंस वालों को तो मतलब ही नहीं होता, नो एंट्री। जब डायरेक्ट मटेरियल अपने स्टोर से उठकर शॉप फ्लोर पे प्रोसेसिंग के लिए जाता है, फाइनेंस वालों को मतलब नहीं है। खरीदते मतलब, लौटाते वक्त मतलब, बेचते वक्त मतलब। इंटरनली जो गुड्स ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी वो नहीं करते हैं। कॉस्ट वाला बोलेगा हाँ भाई WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू स्टोर लेजर कंट्रोल या रॉ मटेरियल कंट्रोल। अब सुनो, अगर यहां कोई एंट्री नहीं हुई है तो जो कॉस्ट की एंट्री है एज इट इज इंटीग्रेटेड में होगी। ऐसी आगे बताऊंगा। जो सिर्फ फाइनेंशियल में होंगी और कॉस्ट में नहीं होंगी वो एंट्री यहाँ, यानी आप समझ गए, क्योंकि तो दोनों का पर्पस सॉल्व कर रहा है। अब जब यहाँ कोई एंट्री है ही नहीं
तो ये दोनों अकाउंट खुलेंगे ना, WIP भी रॉक खुले हुए हैं, ये एंट्री एज इट इज कॉपी हो गई। ये तो डायरेक्ट मटेरियल के लिए हो गई। जो इनडायरेक्ट मटेरियल आप इशू करते हो स्टोर से, कहां पर, प्रोडक्शन में या एडमिन में, बता रहा था मैं, या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, फाइनेंस वालों को कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट वालों को प्रोडक्शन या एडमिन या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल कंट्रोल। अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गया है तो ये एंट्री, एडमिन को गया है तो ये एंट्री, सेलिंग को गया है तो ये एंट्री, 3 एंट्री को बना के एक कर दिया। अब आप चाहो तो कितनी बना लो। यहां भी मैंने 4 और 4A लिखा, आप चाहो तो 4, 5, 6, 7, 8 बनाए जाओ एंट्रियां। ये 3 एंट्री को एक बोल रहा हूं मैं। इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू एडमिन, इनडायरेक्ट मटेरियल इशू टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्या फर्क पड़ रहा है। तो मैंने जहां कोशिश हो सकी है समरी करी है। इंटीग्रेटेड सेम एंट्री होगी, 4A, 4A। ये क्या थी, डायरेक्ट मटेरियल की इशू की, ये इनडायरेक्ट मटेरियल की इशू की। आ गई बात समझ में। अब जो आपने डायरेक्ट मटेरियल इशू करा था, या इनडायरेक्ट भी इशू कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट ही मान रहा हूं, जो डायरेक्ट मटेरियल आपने इशू करा था किसको, प्रोसेस के लिए, वो लौट के आ गया। रिटर्न ऑफ एक्सेस मटेरियल फ्रॉम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू स्टोर, कौन सा वाला, डायरेक्ट वाला। एंट्री फाइनेंस वाला कोई मतलब नहीं है। कॉस्ट वाला स्टोर लेजर कंट्रोल या रॉ मटेरियल कंट्रोल या रॉ मटेरियल लेजर कंट्रोल, जो भी बोल रहा है, रॉ मटेरियल कंट्रोल टू WIP कंट्रोल। रिवर्स एंट्री इशू करते हो क्या थी, WIP टू रॉ, रिवर्स एंट्री। यहां भी सेम। इनडायरेक्ट लौट करा है, फिर एंट्री बनाओ। इनडायरेक्ट मटेरियल जो आपने एडमिन को दिया उसको समझ में नहीं आया, वापस लौटा दिया, तो क्या हो जाएगा यहां पर, रॉ मटेरियल कंट्रोल टू एडमिन ओवरहेड। इनडायरेक्ट जो सेलिंग को था उसको समझ में नहीं आया, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल टू सेलिंग। जो इनडायरेक्ट प्रोडक्शन को गया था, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट जो प्रोडक्शन को गया था वो समझ में नहीं आया, वापस लौटाया, तो रॉ मटेरियल कंट्रोल टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। आई होप समझ गए। यहां भी सेम, खूब एंट्री है, मैंने देखी बताई। नेक्स्ट, मेंटेनेंस के पर्पज से जो भी मटेरियल जाता है वो सब फैक्ट्री में ही जाएगा, वो एडमिन सेलिंग में नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना जनरली। तो मेंटेनेंस के लिए कभी भी मटेरियल यूज होता है ना, तो फाइनेंस वाले यूज करते हैं, क्योंकि वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। याद है आपको, परचेज में से कम हो जाएगा। रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज, परचेज तो ट्रेडिंग में आता है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस P&L में आता है, तो परचेज कम करेंगे और रिपेयर मेंटेनेंस में डेबिट करेंगे, और रिपेयर एंड मेंटेनेंस को आखिर में P&L में ले जाएंगे, जिससे जीपी और नेट प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आता, बट जीपी तो लगा जाता है ना, वहां से कम हो गया तो जीपी ज्यादा आएगा, बट नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। याद आ गया। कॉस्ट वाला क्या करेगा, फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल टू रॉ मटेरियल कंट्रोल। इंटीग्रेट वाला क्या करेगा, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू रॉ मटेरियल कंट्रोल। धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगी कहानी, इसलिए मैंने इसको ऐसे पढ़ाया। ठीक है मेरे दोस्तों। ट्रांसफर ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जॉब या डिपार्टमेंट टू अनदर। ये स्टोर, इसने माल दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 को, यहां प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 है या 2 है या 3 है, इनमें आपस में मटेरियल इंटरचेंज हो रहा है, यहां से यहां ट्रांसफर हो रहा है। ये सिर्फ इन्फॉर्म करेंगे इसको और कॉस्ट वालों को, हमने यहां से यहां दे दिया है। या सुनो, ये प्रोडक्शन, ये स्टोर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 वाला माल लेने आया, स्टोर डिपार्टमेंट बोल रहा है मेरे पास माल अभी नहीं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले को मैंने दिया हुआ है और उसको मैंने 14 डेज की सप्लाई दी है और अभी 2 दिन ही हुए हैं, तो आप एक काम करो 5-1 दिन का माल उनसे ले लो, बाद में मैं पहुंचाता रहूंगा, तो आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं। ऐसा चलता है, ये कोऑर्डिनेशन चलाना पड़ता है। फाइनेंस वालों को मतलब ही नहीं है। इवन कॉस्ट वाले या तो एंट्री बनानी है तो एक एंट्री बनाऊंगा, मालूम क्या, WIP कंट्रोल टू WIP कंट्रोल, WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल अकाउंट। एक जॉब से जाएगा दूसरे जॉब पे में से कम होगा, तो जिस जॉब पे जाना है उसकी कॉस्ट तो बढ़ाएंगे, जिस जॉब से गया उसकी कॉस्ट कम करेंगे जॉब कार्ड्स के अंदर। नो एंट्री इज मेड इन द कंट्रोल अकाउंट, हाउएवर इन द इंडिविजुअल अकाउंट द रिसीविंग जॉब अकाउंट इज डेबिटेड एंड ट्रांसफरिंग जॉब अकाउंट इज क्रेडिट। फिर भी करने की इच्छा है तो WIP कंट्रोल, जिस जॉब को गया उसका वो डेबिट, टू WIP कंट्रोल, जिस जॉब से गया उसको क्रेडिट। यहां भी सेम सेम। अब अगर आपका मटेरियल का नॉर्मल लॉस है, आप जानते ही हो कब नॉर्मल और कब एबनॉर्मल। अब तो मटेरियल चैप्टर भी पढ़ चुके हैं, प्रोसेस भी पढ़ चुके हैं, अरे भाई सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं यार, ये लास्ट में ही तो पढ़ते हैं इस चैप्टर को, जैसे समझ में आए।
तो नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल फाइनेंशियल वाले तो कोई एंट्री करते ही नहीं थे, लेकिन अपना क्लोजिंग स्टॉक को तरीके से वैल्यू करते थे सूटेबली, फिजिकल वैल्यूएशन। याद आया? सीए फाउंडेशन अगर किसी ने ढंग से पढ़ाया होगा तो। चलें, कॉस्ट वाले क्या एंट्री करेंगे इसमें? अब दो बातें। अगर जब हमने रॉ मटेरियल जो इशू कर रहे थे ना, वो एंट्री कर रहे थे इशू ऑफ डायरेक्ट मटेरियल टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, उस समय हमने जो रेटें यूज करी वो इन्फ्लेटेड रेटें यूज करी, तो फिर एंट्री नहीं होगी। इतना प्यारा पॉइंट है, एक क्वेश्चन भी ऐसा अभी तक किताबों में नहीं है। अगर वो जरा सा कुछ ये बोल दे कि द डायरेक्ट मटेरियल इशूज आर एट इन्फ्लेटेड रेट, और उसके बाद फिर ये बोले कि नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल 5000 रुपीज, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हमने जो इशू करे होंगे वो इन्फ्लेटेड रेट पे ही करे होंगे। और अगर इन्फ्लेटेड रेट निकालनी आती है आपको, मटेरियल चैप्टर में सीखी थी आपने, तो चैप्टर बहुत टेक्निकल है ये वाला। आप समझे क्यों बच्चे भाग जाते हैं इस चैप्टर से? बट जितना मैं बता रहा हूं उतना टफ है नहीं, आपको लगेगा टफ, बट मेरी बात को आप इस लेक्चर को आप 2 बार देखना, पहले पूरा देखना, पढ़ना, क्वेश्चन करना, फिर वापस देखना, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। 2 बार पहले समझ में नहीं आएगा, लॉजिक समझ में आने के बाद फिर इजी लगेगा। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू रॉ मटेरियल, where raw material issue price is inflated to cover normal losses, no specific entry is necessary। ये वाली जरूरत ही नहीं है, वरना हम कहाँ ले जाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड में ले जाते हैं नॉर्मल लॉस को। ध्यान रखना ये चीज, नॉर्मल आइडल टाइम, नॉर्मल मटेरियल लॉस, नॉर्मल ओवरहेड, ये सब जाते हैं कहां पर? फैक्ट्री ओवरहेड में। इंटीग्रेटेड वाला क्या एंट्री मारेगा? सेम मारेगा, जो इधर करी इधर करनी पड़ेगी। क्लियर है? चलें आगे। हाँ भाई, अगर एबनॉर्मल लॉस, अरे आपने पढ़ा यार फाइनेंशियल में अंदर, तो जैसे ही एबनॉर्मल लॉस होता था, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू परचेज या एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग, एक ही बात है ना भाई? एबनॉर्मल लॉस टू परचेज कर दे तो परचेज की वैल्यू कम हो गई, या एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग कर दो, बात एक ही है। फिर अगर आपका वो स्टॉक को इंश्योर्ड है तो उस केस में जो क्लेम आएगा, बैंक अगर आ गया है तो बैंक, नहीं आया है तो क्लेम रिसीवेबल, जितना क्लेम जितना नहीं आया वो लॉस पीएनएल में चला जाएगा, और टू एबनॉर्मल लॉस। ये तो याद है यार, ये मुझसे मत पूछो, 11th क्लास में पढ़ी थी। अब जो कॉस्ट अकाउंटिंग वाले हैं उनको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा, वो एबनॉर्मल लॉस डेबिट टू रॉ मटेरियल। अब उनको कोई मतलब नहीं है भैया तुम्हारा हमारा इंश्योर्ड है, नहीं, हमें क्या मतलब, हमने तो एबनॉर्मल लॉस टू रॉ मटेरियल कर दिया, खत्म बात। ये एबनॉर्मल लॉस हम कॉस्टिंग पीरियड में डाल देंगे। एंट्रीज वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस इज ट्रांसफर्ड और डेबिटेड टू कॉस्टिंग पीएनएल। इंश्योरेंस क्लेम इज नॉट रिकॉर्डेड इन कॉस्ट रिकॉर्ड। जो क्लेम आ भी गया तो रिकॉर्ड नहीं करेगा, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जैसे यहां पर क्लेम आ गया तो बैंक टू एबनॉर्मल लॉस, मान लो 10,000 का नुकसान हुआ था, आपने एंट्री क्या करी? एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग 10,000 या टू परचेज 10,000, 6,000 ही क्लेम एक्सेप्ट हुआ और मिल भी गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,000, पीएनएल अकाउंट डेबिट 4,000, टू एबनॉर्मल लॉस 10,000। यहाँ ऐसा नहीं, यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस टू रॉ मटेरियल कंट्रोल 10,000, देन कॉस्टिंग पीएनएल टू एबनॉर्मल लॉस 10,000, 6,000 का क्लेम आ भी गया, उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे कॉस्ट रिकॉर्ड्स के अंदर। तो इसकी जगह नेट एंट्री बना सकते हो आप, क्या? सीधी कॉस्टिंग पीएनएल टू स्टोर लेजर कंट्रोल या रॉ मटेरियल कंट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, इंटीग्रेटेड सिस्टम समझ गए। ऊपर वाली तो होनी है एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग, अरे ये वाली हो जाएगी एबनॉर्मल लॉस टू ट्रेडिंग, इंश्योरेंस क्लेम, बैंक क्लेम, पीएनएल टू। कारण समझ गए आप, अच्छे से समझ लीजिए। सर इसमें आपने वो तो लिया ही नहीं, रॉ मटेरियल कंट्रोल, जरूरत ही कहां पड़ी? ट्रेडिंग ले लिया ना अपन ने, क्योंकि ये तो इंटीग्रेटेड सिस्टम है। क्या है? इंटीग्रेटेड सिस्टम। अब मैंने मटेरियल से रिलेटेड आपको 9 एंट्री लगभग पढ़ाई, 9 अलग अलग उसमें पढ़ाई, एक और पढ़ाऊंगा लास्ट में,
जब मटेरियल अपन वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, सॉरी कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के लिए यूज करते हैं, उसको मैंने एक अलग हेडिंग में पढ़ा रखा है, लास्ट में समझाऊंगा। और भी है एंट्री मटेरियल की, बट वो बाद में समझाऊंगा, एक और है ना। चलो अब मैं ले रहा हूं आपके लेबर कॉस्ट, दूसरी एम्प्लॉय कॉस्ट है लेबर कॉस्ट। आज तक आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो एंट्री पढ़ी वो ये पढ़ी, वेजेस टू कैश या सैलरी टू कैश। बच्चों ये एंट्री ऐसे नहीं होती है। जिन बच्चों को मैंने वेजेस चैप्टर, एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर पढ़ाया, उसने बताया था यहां जो वेजेस डेबिट होती है वो होती है ग्रॉस वेजेस। ग्रॉस कौन सी होती है वो मैंने समझाई थी आपको। टू कैश ये हो गई वेजेस जो पे करनी है आपको। टू ईएसआई इसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों का कंट्रीब्यूशन जुड़ जाएगा। पीएफ एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, यानी आप ध्यान करो, बेसिक प्लस डीए प्लस अदर अलाउंसेस, इसके अंदर एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन जुड़ते थे, वो वाला अमाउंट। तो यहां ईएसआई दोनों का है, पीएफ दोनों का है, ये तो जाके जमा हो जाते हैं, इसकी एंट्री में पढ़ा चुका हूं। टीडीएस, अगर सैलरी में से कोई वेजेस में कुछ काटते हो आप इनकम टैक्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो वो कोई दूसरे डिडक्शन से क्या मतलब है, एम्प्लॉय ने लोन ले रखा है और अपनी हर महीने की किस्त कटवाता है, तो उसकी वेजेस में से यहाँ टू लोन इंस्टॉलमेंट। वो कुछ सेविंग करवा रहा है एम्प्लॉयर के पास कि भैया इसके अलावा आप मेरा एक, अपने जो एम्प्लॉयर है उसने एक अकाउंट खुलवा रखा है, बोले जो वर्कर अपनी जो एम्प्लॉय अपनी सेविंग्स करना चाहते हैं वो कटवा दे पैसा, हम उसके बेसिस पे इन्वेस्ट कर देंगे, तो वहां कट जाएगा पैसा। ऐसा होता है, इसलिए एंट्री भी बताई मैंने। और इफ लिख दिया मतलब हो तो। कॉस्ट वालों को कोई मतलब नहीं, बोलेंगे ग्रॉस वेजेस कितनी बनी हुई है, ग्रॉस, नेट नहीं, क्या ग्रॉस, सीधा कैश पे करा नहीं करा, बकाया है नहीं, जिस पीरियड की है उस पीरियड की लिख दो, भले पे करो चाहे ना करो। वेजेस लेजर कंट्रोल या वेजेस कंट्रोल, लेजर बोलो ज्यादा अच्छा है, वेजेस लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट या कॉस्ट लेजर कंट्रोल। इंटीग्रेटेड वाला वेजेस की जगह वेजेस कंट्रोल बनाएगा, बाकी एंट्री ये वाली पकड़ेगा, टू कैश, ईएसआई, पीएफ, टीडीएस अदर, क्योंकि ये आपका रियल अकाउंट, ये आपके कौन से अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, ईएसआई, पीएफ, टीडीएस सब पर्सनल अकाउंट है, ये खुलेंगे। क्लियर। चलो अब जो भी आपने वेजेस पे करी उसमें से आपको देखनी है डायरेक्ट कितनी, इनडायरेक्ट कितनी, और इनडायरेक्ट तो कितनी प्रोडक्शन की, कितनी फैक्ट्री की, कितनी एडमिन की, कितनी सेलिंग की। ये कौन सी है, डायरेक्ट प्रोडक्टिव वेजेस। वर्ड पे ध्यान देना, सारी बातें जरूरी नहीं कि मैं लिखूं, कुछ बातें बोलता भी हूं। यहां क्या आएगा डब्ल्यूआईपी में, डायरेक्ट प्रोडक्टिव वेजेस। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या आएगा, डायरेक्ट नॉन प्रोडक्टिव वेजेस एंड इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन। डायरेक्ट अनप्रोडक्टिव एंड इनडायरेक्ट वेजेस चार्ज टू प्रोडक्शन, यहां आएगा। जब तक कुछ नहीं बोले इनडायरेक्ट वेजेस सारी यहीं आ जाती है, इनमें नहीं जाती है। एडमिन के अंदर अगर कुछ जानी है तो, सेलिंग में जानी है तो कुछ, और वो वेजेस जो एबनॉर्मल हमने निकाला था वेजेस चैप्टर के अंदर कि कौन सी वेजेस एबनॉर्मल हो जाती है, ओवर टाइम का याद करो, ट्रीटमेंट, एबनॉर्मल आइडल टाइम का, तो एबनॉर्मल लॉस, और बाद में ये एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीरियड में ट्रांसफर हो जाएगा। ये वही है जो वेजेस चैप्टर में पढ़ा था आपने, यहां भी सेम एंट्री। फाइनेंस वालों को तो मतलब ही नहीं है, उनका तो हो गया काम, बस खत्म। छोटा सा टॉपिक था किसका, वेजेस का। तो अब है थोड़ा सा तकलीफ दे, ओवरहेड। अब ओवरहेड इनकर्ड एंड एब्जॉर्प्शन, जरा समझेंगे इसको। ये तीसरा टॉपिक हमारा। मटेरियल कॉस्ट की अपन ने पढ़ ली 9 एंट्रियां, लेबर कॉस्ट की 2 में समझा दिया मैंने। अब ओवरहेड की, जब ओवरहेड इनकर्ड हो, फाइनेंस वालों को मतलब ही नहीं है, रेस्पेक्टिव हेड मत, समझ गए। सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, जैसे नॉर्मल एंट्री नहीं होती थी, टू कैश या पेबल, आउटस्टैंडिंग है तो। क्लियर है ना। अरे इनडायरेक्ट वेजेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सारे जो भी इनकर्ड कर रहे हो, यहां पर अगर फैक्ट्री के हैं तो फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन के हैं तो एडमिन, सेलिंग के तो सेलिंग, जिसके भी
3 एंट्री की 1 एंट्री बता दी मैंने, आप 3 करो। प्रोडक्शन ओवरहेड इनकर्ड, एडमिन ओवरहेड इनकर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर्ड टू जनरल लेजर कंट्रोल। यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड एडमिन सेलिंग है तो सेम नीचे आ जाएगा टू कैश या पेबल, बकाया है तो पेबल नहीं तो कैश। ये हो गया इनकरेंस। ये तो जेब से जो पैसे जाते हैं या जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जाते, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, जेब से नहीं जाते, ना जाएंगे ना जाते हैं। अरे भाई इसमें एंट्री क्या करते हो, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट या डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, याद है ना फाइनेंशियल में। यहाँ पर कोई मतलब नहीं, ना तो डेप्रिसिएशन अकाउंट खोलूंगा ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन खोलूंगा, राइट। सीधा फैक्ट्री ओवरहेड या एडमिन, या अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो फैक्ट्री में, एडमिन डिपार्टमेंट की एसेट्स हैं तो एडमिन में, डिलीवरी वैन वगैरह या सेल्स ऑफिस का डेप्रिसिएशन है तो सेल्स ऑफिस की बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है तो सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल में टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट। यहाँ तो आएगा ही, और फिक्स्ड एसेट आ जाएगी क्योंकि रियल अकाउंट खुलते हैं इंटीग्रेटेड में, जनरल लेजर नहीं खुलता। अभी आपको एक साथ दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं, कैसे समझ में नहीं आएगा। अब जो फैक्ट्री ओवरहेड आपने करे, फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या गया था बताऊँ, इनडायरेक्ट मटेरियल रॉ मटेरियल से आया था, इनडायरेक्ट वेजेस आपकी वेजेस से आई थी, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपने अभी भी कर दी है, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू जनरल लेजर, राइट। अब इसको आप एब्जॉर्ब करते हो। एब्जॉर्प्शन के अंदर 6 में से कोई एक मेथड से आप एब्जॉर्ब करते हो। ये ओवरहेड चैप्टर में पढ़ते हैं अपन। तो जो भी एब्जॉर्ब करते हैं, WIP कंट्रोल टू फैक्ट्री ओवरहेड, एब्जॉर्प्शन रेट से एब्जॉर्ब करते हो। ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर तक समझ में आएगा। WIP में डेबिट कर देंगे और फैक्ट्री ओवरहेड कम कर देंगे। इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस रह सकता है। जो फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस रह जाएगा वो ढूंढना वो किस कारण से है, वो ओवर एब्जॉर्प्शन है या अंडर एब्जॉर्प्शन है या प्रीपेड के कारण है या आउटस्टैंडिंग के कारण है, क्या कारण है वो पढ़ने के बाद समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी मैं बोलूंगा सिर्फ जो भी बैलेंस आ रहा है वो अंडर है या ओवर एब्जॉर्ब है। मैं प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग वर्ड अभी यूज नहीं कर रहा हूं। फिर उसका ट्रीटमेंट आगे पढ़ेंगे अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन का। ये चैप्टर में कितना ही पढ़ा लूं, जब तक मैं इसके क्वेश्चन नहीं करा दूंगा 10-15 तब तक समझ में नहीं आएगा। डरा नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। जब वहां कोई एंट्री नहीं एब्जॉर्प्शन की तो यहां तो सेम होगी। अब जैसे फैक्ट्री ओवरहेड को आपने एब्जॉर्ब किया किस पे, WIP पे, वही कॉस्ट शीट का ध्यान रखो। फैक्ट्री WIP में, जो WIP के बाद अपन फैक्ट्री कॉस्ट लेते कि नहीं लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग, फैक्ट्री कॉस्ट जुड़ने के बाद ही तो आते हैं, वो एब्जॉर्ब होने के बाद ही तो आएंगे। चिंता मत करो, मैंने ऐसे 2-3 क्वेश्चन ले रखे हैं, लास्ट में जाके समझा के ही छोड़ूंगा आप लोगों को। अब जैसे फैक्ट्री ओवरहेड को आप एब्जॉर्ब करते हो, एडमिन को भी तो एब्जॉर्ब करोगे। कहानी बहुत जोरदार है। कई बार एडमिन ओवरहेड का कुछ अमाउंट आपको प्रोडक्शन प्रोसेस पे चार्ज करना होता है। ये मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, किताबों में मैंने आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा, इंटरमीडिएट में, फाइनल में है तो ये बहुत रेयर होगा बट हो सकता है। उसमें क्या होता है कि एडमिन ओवरहेड का कुछ पोर्शन अपने को प्रोसेसिंग में चार्ज करना है, यानी फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट बनाना है, तो WIP में डेबिट हो जाता है या फिर फैक्ट्री ओवरहेड में चला जाता है। बाकी फिनिश गुड्स में जाएगा अगर प्रोडक्ट कॉस्ट है तो, और प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं है तो कॉस्टिंग P&L में डायरेक्ट ले जाओ या कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाओ या कॉस्टिंग में ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल्स कॉस्टिंग P&L में बंद होती है। फाइनेंस वालों का मतलब ही नहीं, सेम एंट्री। बट एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे कॉस्टिंग P&L है तो यहाँ क्या होगा, P&L, क्योंकि वहाँ यहाँ P&L थोड़ा, यहाँ कॉस्टिंग P&L थोड़ा ना खुलता है। सेम एंट्री, बस कॉस्टिंग बिल की जगह P&L। और आगे चला, फैक्ट्री के हो गए, एडमिन के हो गए, अब आ रही है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के। ओ क्या, वही एब्जॉर्ब, कोई एंट्री नहीं। कॉस्ट वाले वही, या तो कॉस्टिंग बिल में ले जाओ या कॉस्ट ऑफ सेल्स में ले जाओ, खत्म, क्योंकि तो पीरियड कॉस्ट है, खत्म। देखते रहो। अब यहां तक तो अपन पहुंच गए। अब रॉ मटेरियल का जो अकाउंट था स्टोरेज कंट्रोल, उसमें बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो अपना रॉ मटेरियल का स्टॉक आएगा। वेजेस लेजर कंट्रोल जनरली बंद हो जाएगा।
फैक्ट्री ओवरहेड में अगर कोई बैलेंस आया तो वो ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन है, जिसका ट्रीटमेंट अभी अपन पढ़ेंगे। तीसरा अकाउंट। चौथा अकाउंट WIP कंट्रोल। WIP कंट्रोल में ओपनिंग बैलेंस होगा, WIP कंट्रोल में क्लोजिंग बैलेंस होगा, या निकाल लेंगे कर लेंगे। लेकिन WIP में जो भी माल बन के तैयार हुआ, यानी जो कुछ फिनिश्ड हो गया, कंप्लीट हो गया फुली, जिसपे सारा मटेरियल, सारी लेबर, सारे ओवरहेड लगे तैयार हो गया, वो सारा गुड्स जैसे से तैयार चाहता जाता है, कहां पे? फिनिश गुड्स में। बट फाइनेंस वालों को कोई मतलब नहीं है, ये करेंगे फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू WIP कंट्रोल। जब मैं आपको 27 एंट्रियां पढ़ा दूं तो जाके वापस आप वो स्टार्टिंग वाला पढ़ना जो मैंने पढ़ाया था, कौन कौन सा खर्चा डेबिट होता है, कौन कौन सा क्रेडिट होता है, वही चीज है ये, इंटीग्रेटेड सेम। अब कॉस्ट शीट से पढ़ के देख लो, फैक्ट्री कॉस्ट कंप्लीट होते ही फिनिश गुड्स में आ गई। अब इसमें एडमिन जुड़ता है, तो फिनिश रिकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो माल बेच दिया, ये तो कोई करेगा ही नहीं। ये क्या करेगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स टू फिनिश गुड्स कंट्रोल। फिनिश गुड्स कंट्रोल में से कम कर देगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अगेन अब फिनिश गुड्स कंट्रोल में या तो सिर्फ फैक्ट्री कॉस्ट पड़ी होगी, या फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिन भी पड़ा होगा अगर प्रोडक्ट कॉस्ट है तो, और वो चीज़ यहाँ आ जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स में। फिनिश गुड्स में बैलेंस रहेंगे फिनिश गुड्स के, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, सेम एंट्री, खत्म। सेल्स की एंट्री क्या करोगे? लिखी नहीं मैंने, क्यों लिखूं? आप बताओ, सारी एंट्री लिखने की जरूरत है क्या? बताओ सेल्स की एंट्री क्या होगी, सोचो। नॉर्मल सिस्टम में क्या होती है सेल्स की एंट्री? सर कैश टू सेल, या बैंक टू सेल, या डेटा टू सेल, हाँ या ना? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगी? समझ गए? कैश, बैंक, और इसके लिए क्या वर्ड आ जाएगा आपका? कॉस्ट लेजर कंट्रोल या जनरल लेजर एडजस्टमेंट टू सेल्स। जो ये सेल्स अकाउंट है, ये भी कहां जाके बंद होगा? कॉस्टिंग पीरियड में। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी कहां बंद होगा? कॉस्टिंग पीरियड में। कॉस्टिंग पीरियड का बैलेंस जो भी आएगा वो कहां बंद होगा? बताएंगे, जनरल लेजर एडजस्टमेंट जाके बंद हो जाएगा। कॉस्ट लेजर कंट्रोल में जाके बंद हो जाएगा, वो भी वो बाद में जब अकाउंट पढ़ेंगे तब बताएंगे। सो अब यहां भी ठीक है, सेल्स की एंट्री बता दी मैंने आपको। अब अगर मैं पहले अंडर एब्जॉर्प्शन बता रहा हूं, ओवर एब्जॉर्प्शन में जस्ट रिवर्स एंट्रियां करते ही ध्यान रख लेना। मैं सिर्फ अंडर एब्जॉर्प्शन की पढ़ा रहा हूं, ओवर की मैं एक भी एंट्री नहीं पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल वालों को कोई मतलब ही नहीं होता कि अंडर है या ओवर, उनको मतलब होता भी नहीं है, वहां पर एक्चुअल लिखते हैं हर चीज, इनकर्ड, पेड और आउटस्टैंडिंग, अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग कर लेते हैं। जिन बच्चों ने ओवरहेड ढंग से पढ़ा हुआ था, ओवरहेड और ओवर एब्जॉर्ब और अंडर एब्जॉर्ब में हम सप्लीमेंट्री रेट निकालते थे। पहले देखते थे कितने ओवर और अंडर एब्जॉर्ब हैं, ओवर और अंडर एब्जॉर्ब में से जितने अमाउंट के आपके एबनॉर्मल हैं वो तो कॉस्टिंग पीरियड में चले जाते थे। कहां चले जाते थे? कॉस्टिंग पीरियड में। और जो नॉर्मल वाले हैं उनका हम सेग्रीगेशन करते थे कि कितने हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में डालेंगे, कितने हम फिनिश गुड्स के में जोड़ेंगे, कितने हम WIP में जोड़ेंगे। याद आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं आ गया तो वापस लेक्चर देखो। आई रिपीट, जो भी ओवरहेड मेरा ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब्ड है उसके टुकड़े करते थे, कितना नॉर्मल कितना एबनॉर्मल। जो एबनॉर्मल है वो तो कॉस्टिंग पीरियड में, जो नॉर्मल है उसके लिए सप्लीमेंट्री रेट निकालते थे। सप्लीमेंट्री रेट निकाल के फिर कितना कॉस्ट, 3 जगह, जो यूनिट बन के बिक गए उस पे चार्ज करते थे, जो यूनिट बन के पूरी तरह से तैयार है उन पे चार्ज करते थे, जो यूनिट बन रहे हैं अभी तैयार नहीं हुए उन पे चार्ज करते थे। याद कर लो वो चैप्टर, वो यही अमाउंट है। यहां पे नॉर्मल वाली बात हो रही है, एबनॉर्मल वाली अगली एंट्री है, यहां भी सेम होगी। एबनॉर्मल कॉस्टिंग P&L टू फैक्ट्री, यहां P&L टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। क्लियर? जैसे फैक्ट्री की बात करी वैसे किसकी बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक अल्टरनेट ट्रीटमेंट और है। आप चाहो तो फैक्ट्री ओवरहेड का बैलेंस फिगर छोड़ दो, अगले पीरियड में चार्ज कर लेना, मत चालो। जब अपने सेग्रीगेशन किया ना, नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ मत करो, एबनॉर्मल है कॉस्ट में डाल दो, नॉर्मल पड़ा रहने दो, अगले पीरियड में अपने आप चार्ज हो जाएगा। ऐसा कहते हैं लोग, बात करते भी हैं। लीविंग द बैलेंस इन प्रोडक्शन ओवरहेड और फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट।
एक और तरीका है, ओवरहेड सस्पेंस में डाल दो बैलेंस, यानी फैक्ट्री ओवरहेड में जितना भी अंडर एब्जॉर्ब आए या ओवर एब्जॉर्ब, उसको ओवरहेड सस्पेंस में डाल दो, बाद में ढूंढते रहना, और ढूंढने के बाद पता लग जाए कितना एबनॉर्मल है, उसको कॉस्टिंग बिल में, ओवरहेड सस्पेंस से कहां ले जाना, कॉस्टिंग बिल में, और जो नॉर्मल है उनको फिर ले जाना कॉस्ट ऑफ सेल्स में। आप समझ गए, कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी ये जो एंट्री बताई मैंने पहले वाली, ये दोनों एंट्री है, ये वाली उसके बाद वाली कॉस्टिंग, वो मत करो, सीधा कर दो क्या, ओवरहेड सस्पेंस टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, ओवरहेड सस्पेंस टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल। फिर बाद में क्या करो, ढूंढो कौन सा एबनॉर्मल कौन सा नॉर्मल, जो एबनॉर्मल है उसके लिए एंट्री कर देना कॉस्टिंग पीरियड टू ओवरहेड सस्पेंस, जो नॉर्मल है उसके लिए फिर ये कॉस्ट ऑफ सेल्स फिनिश गुड WIP टू ओवरहेड सस्पेंस, बंद हो जाएगा ओवरहेड सस्पेंस। 3 तरीके बता दिए 2 की जगह। एक तरीका तो डायरेक्ट एबनॉर्मल वाला है कॉस्टिंग बिल में, नॉर्मल वाला यहां यहां यहां, बोलेगा वो कहां ले जाना है, जनरली क्वेश्चन में सारा कॉस्टिंग बिल में डालेगा इतना टफ थोड़ा पड़ाएगा तुमको, ठीक। और या फिर बैलेंस छोड़ दो, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ये रहा, इफ अंडर एब्जॉर्प्शन इज कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड नो एंट्री विल बी पास, इफ अंडर एब्जॉर्प्शन इज एडजस्टेड बाय रिवर्सल ऑफ एंट्री, तो कुछ नहीं करना है, द रिवर्स ऑफ द एंट्री पास फॉर नॉर्मल अंडर एब्जॉर्प्शन विल बी पास, खत्म, कुछ नहीं करना है, छोड़ दो, सस्पेंस डाल के खत्म कर दो, बाद में सस्पेंस डेबिट यूं भी कर सकते हैं क्या, ओवरहेड सस्पेंस टू फैक्ट्री ओवरहेड, अगली बार फैक्ट्री ओवरहेड टू ओवरहेड सस्पेंस, ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है जैसे करो, बट आपको 2 ही याद रखना, या तो बैलेंस छोड़ देना या कॉस्टिंग पीरियड में ले जाना, अभी हाल फिलहाल इंटरमीडिएट के लिए, या तो बैलेंस छोड़ देंगे या कॉस्टिंग पीरियड में। क्वेश्चन देखते ही समझ में आ जाएगा, यू नीड नॉट टू वरी, आई एम अवेलेबल। इंटीग्रेटेड में कॉस्ट ऑफ सेल्स में चला जाएगा, P&L अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड सारे रिवर्स ट्रीटमेंट है, बट जनरली ओवरहेड के लिए, ओवर एब्जॉर्ब के लिए कहा जाता है कि उसको कॉस्टिंग बिल में ले जाओ। अंडर एब्जॉर्ब होते हैं तो आप कॉस्ट को वापस बढ़ाते हो, ओवर एब्जॉर्ब से कॉस्ट को कम मत करो, जो है ज्यादा दिख गई तो दिख गई, आप उसको प्रॉफिट मान लो इस बार का, ऐसा कहा जाता है, बट मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा रिवर्स एंट्री करो। मैं एक अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, सच्चा कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, यानी रियल कॉस्ट निकालना जानता हूं। मुझे कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कॉस्ट अकाउंटिंग में समझ में नहीं आता, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अच्छा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में प्रूडेंस लगता है, कंजर्वेटिव प्रूडेंस में अंतर होता है, सूझबूझ। मैं मेरी कॉस्ट को ना तो ज्यादा जान दूंगा ना कम जाने दूंगा, आई बात समझ में, ये मेरा लॉजिक है। अब जैसे फैक्ट्री अंडर और ओवर हुए, वैसे एडमिन भी हो सकते हैं, एडमिन ओवरहेड अंडर एब्जॉर्ब हुए तो वो 2 ही जगह जाएंगे, WIP में तो जाएंगे नहीं, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स और फिनिश गुड्स, समझ गए आप, क्लियर है ना, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड 3 जगह जाता था, फैक्ट्री ओवरहेड अपने फिनिश गुड्स को भी इफेक्ट करता था, WIP को इफेक्ट करता था, और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता था, बट एडमिन ओवरहेड तो अपने फिनिश गुड्स और अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को इफेक्ट करेगा ना, उसके नीचे आती है ना ये चीजें, क्लियर। ओवर एब्जॉर्प्शन के लिए उल्टा, अल्टरनेटिवली सच अंडर एब्जॉर्प्शन कैन बी रिटर्न ऑफ टू कॉस्टिंग पीरियड, कई लोग डायरेक्ट कॉस्टिंग पीरियड में, भाई या फिर वो करो नॉर्मल एबनॉर्मल ढूंढो, एबनॉर्मल कॉस्टिंग बिल ले जाओ, बाकी आपको हमेशा कॉस्टिंग बिल में ले जाना है या बैलेंस छोड़ देना है, बस ये सब टाइमिंग है, अभी पढ़ा रहे हैं काम का नहीं है, बट पढ़ना जरूरी था, कहीं दिखे तो बोला सर ने पूरा नहीं पढ़ाया। अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्टिंग P&L टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, इंटीग्रेटेड में P&L टू सेलिंग, ओवर में एंट्री रिवर्स हो जाएगी। फिर जो मैं कह रहा था आपको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस याद आया, जब हम इन हाउस कोई कंस्ट्रक्शन, इन हाउस कोई एसेट क्रिएट करते हैं, इन हाउस जब कोई फैक्ट्री में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी बिजनेस एंटिटी में इन हाउस कोई एसेट क्रिएट होती है अपने खुद के लिए, बेचने के लिए नहीं, खुद के लिए, जो खुद के काम में आएगी, और वहां पर अपना ही मटेरियल यूज हो रहा है, जो अपना रॉ मटेरियल है वो यूज हो रहा है, तो फाइनेंशियल वाले क्या एंट्री करते हैं, पढ़ी थी आपने ये, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट डेबिट टू कैश और परचेजेस। अगर आपने सीधा खरीद के लगा दिया तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू कैश, और अगर आपने प्रोसेस परचेज में से यूज करा तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू परचेज। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने ये वाला, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू परचेज। कॉस्ट वाले अगर सीधा खरीद के ला रहे हैं तो रॉ मटेरियल कंट्रोल टू जनरल लेजर, इशू करते वक्त कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, डायरेक्ट एंट्री भी मार सकते हैं, रॉ मटेरियल में आया, रॉ मटेरियल से गया खट, सीधा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू, अगर खरीद के ला के लगाया और पड़ा हुआ था तो लगाया, तो फिर ये एंट्री करनी पड़ेगी ना, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू स्टोर लेजर कंट्रोल या रॉ मटेरियल कंट्रोल अकाउंट। आपको ये वाली एंट्री से मतलब है, ये तो पहले हो चुकी होगी परचेज में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा लॉजिक समझो।
आपने जो भी मटेरियल खरीदा वो किस लिए खरीदा उससे कोई मतलब नहीं, उस समय आपने एंट्री कर दी क्या, स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट लेजर कंट्रोल। अब उसमें से कुछ डायरेक्ट था, कुछ इनडायरेक्ट था, कुछ आपने यहां काम में लिया, तो ये एंट्री करोगे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आपको ये एंट्री से मतलब है, ये तो यूं ही पढ़ा दिया मैंने, ये एंट्री भी समझ में आ गई। अब रॉ मटेरियल कंट्रोल टू कैश इंडिकेटर, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू रॉ मटेरियल कंट्रोल। आराम से तसल्ली से देखना, बैठ के पढ़ना। अब जैसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल के लिए बोला, अब लेबर के लिए बोलूंगा। सेम फाइनेंस वाले कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू कैश या कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू वेजेस। कॉस्ट वाले अगर पेमेंट करा है, अब पेमेंट करा अलग से, तो वेजेस लेजर कंट्रोल टू जनरल लेजर, फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू वेज लेजर कंट्रोल। और आपने पहले ही वो एंट्री मार दी सेकंड में लेबर कॉस्ट में क्या, वेजेस लेजर कंट्रोल जनरल लेजर, तो अब तो सिर्फ याली करनी है ना कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। आपको ये एंट्री से मतलब है, उससे मतलब नहीं है, ये तो पहले हो चुकी होगी, समझाने के लिए लिखा मैंने, तो ये आपको तो इससे मतलब है, दोनों कर देना, वो तो पहले हो चुकी है सबके साथ में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबके साथ में। क्वेश्चन पढ़ेंगे समझ आ जाएगा। इंटीग्रेटेड वेज लेजर कंट्रोल टू कैश इशू करते हो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू वेज लेजर कंट्रोल, खत्म। अपने को इससे मतलब है। ओवरहेड भी तो लग सकते हैं अगेन, अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू कैश और एक्सपेंसेस जो भी हैं आपके पे करें तो कैश, और अगर अपने एक्सपेंस का कुछ पोर्शन चार्ज करते हैं ना ओवरहेड का, तो वो ओवरहेड का तो एक्सपेंस। प्रोडक्शन या एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू जनरल लेजर। प्रोडक्शन और एडमिन, सेलिंग नहीं बोल रहा हूँ, कुछ प्रोडक्शन के कुछ एडमिन के चार्ज हो सकते हैं। रिकवरी करते वक्त कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रोडक्शन, कैपिटल टू एडमिन। जनरली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रोडक्शन ही होता है जनरली, एडमिन कभी कभी हो सकता है। आपको इस एंट्री से मतलब है, इससे मतलब नहीं है, ये तो पहले हो चुकी होगी। इधर यहाँ कैश आ जाएगा, फिर यहाँ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, अब जो एसेट्स आप बना रहे थे अगर वो कंप्लीट हो गई आपकी, क्या करोगे? फाइनेंस में करते हो फिक्स टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यहाँ क्या करोगे? कॉस्ट लेजर कंट्रोल टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, यानी उसको ले जाके वहां बंद कर दोगे। किसमें? कॉस्ट लेजर कंट्रोल में। अरे जनरल लेजर एडजस्टमेंट में बंद कर दोगे, एक ही बात है। यहाँ फिक्स टू कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ये देख लो। अब कुछ एक्सपेंसेस जो प्योरली फाइनेंशियल नेचर के होते हैं, कुछ एक्सपेंसेस जो प्योरली किसके होते हैं? फाइनेंशियल नेचर के। बैड डेब्ट, ये सिर्फ लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैंने तो 4-5 लिखे हैं। एंट्री क्या करोगे? बैड डेब्ट टू डेटर, किसमें? फाइनेंशियल या और इंटीग्रेटेड दोनों में एक ही एंट्री होगी। फाइनेंशियल में भी यही होगी, इंटीग्रेटेड में भी यही होगी, कॉस्ट पे तो होगी नहीं ना। मैंने अब यहाँ फाइनेंस, कॉस्ट और इंटीग्रेटेड नहीं लिखा, मैंने कहा जो एंट्री फाइनेंस की है वही इंटीग्रेटेड में भी होगी, होनी है। समझ गए आप? यूं लिखोगे फाइनेंस में ये एंट्री, कॉस्ट में नो एंट्री, इंटीग्रेटेड में सेम एंट्री। अब क्लियर है? आती हैं आपको इंटरेस्ट चार्जेस, फाइनेंस चार्जेस टू कैश, टैक्स पे करा इनकम टैक्स टू कैश या बैंक, टैक्स प्रोवाइड करा P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया P&L टू जनरल रिजर्व, और बहुत सारे डिविडेंड पे किया, डिविडेंड टू कैश, डिविडेंड प्रोवाइड किया P&L टू प्रपोज डिविडेंड, P&L टू प्रपोज डिविडेंड, सब यहाँ आएंगी, कॉस्ट में कुछ नहीं आएंगी। ऐसे बहुत सारी एंट्री है। सो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको भी एंट्रियां पढ़ाई। लेजर मैंने आपको बताई दी, जनरली 11, 12, 13 लेजर तक बन जाते हैं। नाम बताओ? स्टोर लेजर, वेजेस लेजर, फैक्ट्री ओवरहेड, ज़्यादा से क्या क्या बनते हैं देखो मैं बताता हूँ आपको। नॉन इंटीग्रेटेड में क्या क्या बनते हैं? वेजेस स्टोर लेजर, वेजेस स्टोर लेजर कंट्रोल, वेजेस लेजर कंट्रोल, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल, WIP कंट्रोल, फिर उसके बाद आपका एडमिन ओवरहेड कंट्रोल, फिनिश गुड्स कंट्रोल, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल, फिर आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स 8, फिर आपका सेल्स 9, फिर आपका सेल्स के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गया, सेल्स हो गया, कॉस्टिंग P&L, फिर जनरल लेजर एडजस्टमेंट यानी कॉस्ट लेजर कंट्रोल 11, ये तो होते ही हैं। उसके अलावा कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ओवरहेड सस्पेंस खोलना चाहो तो 12-13 हो गए, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट खोलना चाहो तो। आ रही है बात समझ में? क्लियर? चलें, एंड में जो बैलेंस रहेंगे वो किस किस के रहेंगे? स्टोर लेजर का रहेगा, प्रोडक्शन ओवरहेड का रहेगा, सॉरी स्टोर का रहेगा, WIP का रहेगा, फिनिश का रहेगा। इन तीनों का हमेशा डेबिट बैलेंस ही आएगा, माल, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश्ड, और इन तीनों के टोटल के बराबर आपका कॉस्ट लेजर का क्रेडिट बैलेंस आएगा, खत्म।
ऐसा सिर्फ तब होगा जब मैं ओवरहेड, अंडर और ओवर एब्जॉर्ब को यहीं खत्म कर देता हूं, इसी पीरियड में। अगर खत्म नहीं करता हूं और बैलेंस रख देता हूं, तो फिर प्रोडक्शन, एडमिन और सेलिंग के भी बैलेंसेस कहां पर, ट्रायल बैलेंस में आ सकते हैं। याद रखना, क्वेश्चन करते वक्त वापस रिवाइज कराऊंगा। ये हुई मेरी सारी थ्योरी इस चैप्टर की अभी तक। इंटीग्रेटेड अभी बाकी है मेरे दोस्तों। इंटीग्रेटेड पढ़ा तो दिया, क्या बाकी है? अब इसके बाद रिकंसिलेशन क्यों बनता है मैं समझा चुका हूं, बट पहले मैं अब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लूंगा, उसके बाद मैं आपको रिकंस पढ़ाऊंगा। एक साथ सारी थ्योरी कभी नहीं पढ़ाता मैं इसकी। When we follow non-integrated accounting system, that is, we kept separately financial books and cost book, then profit as per financial account and as per cost account differ. So there is a need to prepare reconciliation statement. And that's all for this chapter, dear friends. I hope आप लोग इस चैप्टर को बहुत बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि ये चैप्टर सीए फाइनल में तकलीफ देता है, इसलिए मैं बहुत अच्छे से पढ़ाता हूँ। And you all know very well that I am a specialist of cost accounts. फाइनल में कॉस्टिंग और एफएम बच्चे मेरे पास दूर दूर से इसलिए पढ़ने आते हैं, उसका रीज़न ही यही है। तो ट्रस्ट मी, कॉस्ट सब्जेक्ट दिखता आसान है, इंटरमीडिएट में बच्चे अच्छे स्कोर ले भी आते हैं रटकर, फाइनल में बहुत तकलीफ देता है। इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना। स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, इंटीग्रेटेड, ये चैप्टर कुछ ऐसे हैं जिनका वापस से सीए फाइनल में इम्प्लीकेशन आता है। जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का भी आता है, रिलेवेंट आती पूरी काम में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा